आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। कैसे हैं जी आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं। रिजल्ट आ चुका है जी, जैसे कि जो स्पेशल क्लास है उसमें भी कुछ बच्चों ने, शायद अनय ने या निकेत ने, कुछ बच्चों ने लिखा था एंड वो रिजल्ट जो है आ चुका है। अभी तक आपने भी देख लिया होगा। 2 मिनट का आपसे डिस्कशन करूंगा रिजल्ट का। उसका रीजन क्या है, देखिए, भले ही आपका रिजल्ट हो सकता है वो हो या हो सकता है ना हो, लेकिन क्योंकि आप भी अल्टीमेटली सीजीएल देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सीजीएल चलता है, क्या क्या सब चीजें चलती हैं। सब चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा और सभी लोग आ जाए फटाफट से। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर कुछ डेटा मैं भी आपको शो करूंगा। आप रुकिए जरा, मुझे समय दीजिए और 2 मिनट आपसे बातचीत करूंगा। उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो। राधा जी, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। चलो जी, शुरू करते हैं जी आज की कहानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरे तरीके तैयार है। देखिए, आस्क डाउट फीचर के बारे में आप जानते ही हैं, फिर भी कोई बच्चा नया हो तो उसे बता देता हूँ। आस्क डाउट फीचर जो है अनअकैडमी का, अपने डाउट्स जो है आप सीधे अनअकैडमी से पूछ सकते हैं। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं जनरली। फिर भी कोई बच्चे तो आप वो मुझे भेज देना, मैं जो है आपके साथ उसे डिस्कस यहाँ पे कर लूंगा। देखिए, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं आपका सीजीएल का रिजल्ट है, जो अभी अभी कुछ देर पहले आया। सीजीएल 2020 का टीयर 1 का रिजल्ट है। देखिए, जिसे नहीं पता फटाफट से बता दो। 3 लिस्ट इसमें आती है, जिसमें जो लिस्ट 1 होती है वो डब्ल्यूओ की होती है, लिस्ट 2 जो है वो जेएसओ की होती है, और बाकी जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो सीएसएस एमई है, आईटीआई है, जीएसटी इंस्पेक्टर, जितनी भी पोस्ट होती है उन सबकी लिस्ट 3 होती है। ठीक है, मैक्सिमम पोस्ट आपको यहीं पे देखने को मिलती है। सिर्फ 2 अलग अलग पोस्ट ऐसी है जिसके लिए डब्ल्यूओ और जेएसओ की लिस्ट अलग आती है। जनरली स्पीकिंग कट ऑफ सबसे हाई जो है लिस्ट 1 की जाती है, फॉलोड बाय लिस्ट 2, फॉलोड बाय लिस्ट 3। जैसे पिछले साल की जो कट ऑफ थी वो डब्ल्यूओ की 180 मार्क्स कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ काफी हद तक कंट्रोल हो गई है। जो लिस्ट 1 की कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है 167.45। यानी अगर आपका नाम लिस्ट 1 में है तो इसका मतलब आपका जो स्कोर है, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इट इज ग्रेटर देन 167.46। समझ गए जी क्या कहानी है? तो आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो। लिस्ट 1 में अगर आपको, तो आप 170 के आसपास, 180, 190, 200, 210 जहां पर भी अप्लाई करोगे वो आप इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं होगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद आती है लिस्ट 2 की बात। लिस्ट 2 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसकी जो कट ऑफ है वो है 153.08। यानी अगर आप लिस्ट 2 के अंदर है तो इसका मतलब आपका जो स्कोर है वो 153 से ज्यादा है, बट 160 कितना था, 167 आई सपोज, 167 से कम है। समझ गए जी क्या कहानी है? यानी मेरा स्कोर अगर 160, अगर एक टाइमलाइन में बनाता हूँ, यहाँ पे 167 लिखता हूँ। अगर मैं लिस्ट 1 में हूँ तो मेरा स्कोर इससे बड़ा है, और 167 से। अगर मैं लिस्ट 2 में हूँ, लिस्ट 1 में नहीं हूँ, तो मेरा स्कोर इन दोनों के बीच में लाया करता है। और अगर मैं लिस्ट 3 में ही हूँ बस, तो उसका मतलब मेरा जो स्कोर है वो 153 से कम है और 132 से ज्यादा है। सभी को बात समझ आ रही है? ये 153 है, ये 132 है। अगर आप लिस्ट 1 में है तो ऑटोमेटिकली आप लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दोनों में होंगे। अगर आप लिस्ट 2 में है तो लिस्ट 2 और 3 दोनों में होंगे। अगर आप लिस्ट 3 में है तो उस केस में आप सिर्फ लिस्ट 3 में होंगे। वो अलग बात है कि हो सकता है आपका स्कोर 200 में से 200 हो, बट आपने फॉर्म भरते समय डब्ल्यूओ को ना चुना हो। आपके पास एक ऑप्शन आता है, उसमें आप डब्ल्यूओ को आपने अगर नहीं चुना होगा तो उस केस में आपका नाम लिस्ट 1 में हो सकता है ना, बट जनरली बच्चा चुनता है बिकॉज कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, जिनका लिस्ट 3 में नाम है उनका जो टीयर 2 होगा उसमें 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में हो जाते हैं दोनों, जिसमें एक पेपर मैथ्स का होता है, ये सुबह होता है, और शाम को होता है इंग्लिश का। जिनका लिस्ट 3 या जिसका लिस्ट 2 या लिस्ट 1 में भी नाम है, उनका इससे अगले दिन एक और पेपर होगा। एक पेपर ये डब्ल्यूओ के लिए होता है, एक पेपर जेएसओ के लिए होता है। अगर आपका इसमें है तो आप दोनों देंगे अकॉर्डिंगली। समझ गए ना क्या कहानी? मैं उम्मीद करूँ आप समझ गए। ये आपके सामने कट ऑफ्स हैं। अगर आप मुद्दे की बात जानना चाहते हैं तो लिस्ट 3 जो कि 4600 ग्रेड पे की जॉब्स हैं, 2400 ग्रेड पे की जॉब्स भी इसमें आती हैं, 4200 भी आती हैं। इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी गई है इस बार 132। अगर आप शॉर्ट में सारी कहानी को समेट के एक बार में सुनना चाहते हैं, ये आपकी लिस्ट 3 की कट ऑफ है। ये आपका टारगेट होना चाहिए अगले साल का। एक बार आप लोग कंफर्म करें, आपने अगर ये पेपर दिया था, आपका पेपर निकला है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 क्लियर पे कर देना, ऑप्शन नंबर बी नॉट क्लियर कर देना, या एक काम करते हैं और बेटर फ्रेम करते हैं। ऑप्शन ए का मतलब है कि मेरा नाम से लिस्ट 1 में है, ऑप्शन 2 का मतलब है लिस्ट 2 में है, ऑप्शन 3 का मतलब है लिस्ट 3 में है, और ऑप्शन डी का मतलब है कि मैंने नहीं हुआ मेरा, नॉट क्लियर, और ऑप्शन 5 है कि मैंने पेपर नहीं दिया था, पेपर नहीं दिया। समझ गए? जिसने पेपर नहीं दिया वो ई करेगा, जिसका क्लियर नहीं हुआ डी करेगा। जिसका लिस्ट 1 में हो तो ऑटोमेटिकली उसका 2 और 3 में होगा, जिसका 2 में वो उसका जो है 3 में भी होगा। कुछ इस तरीके की कहानी। एक बार आप पोल आप सभी के लिए खोल रहा हूँ मैं। थोड़ी विचित्र क्लास चल रही है, बट जरूरी है बातचीत, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो जीवन का यही है ना। आज बच्चे कहेंगे सर क्या हो रहा है ये सब, नहीं तो समझ से बाहर है, किसी और क्लास में तो नहीं आ गए। नहीं मेरे दोस्त, 5 मिनट आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब इस बारे में हम बातचीत करते हैं, जब रिजल्ट आता है। ठीक है जी। लिस्ट 1 1% है, फिर 2 ऐसे ही चलता है, लिस्ट 3 9। अधिकतर बच्चों ने भी पेपर नहीं दिया है, घबराने की कोई बात नहीं। चलो, अगली बार के लिए याद रख लेना कि जो कट ऑफ है आपकी वो गई है 132 नंबर।
अगर आप पेपर में जगह बनाना चाहते हैं तो ये लिस्ट जो है आपको साइट पे मिल जाएगा, हमारी तरफ से भी आपके पास कुछ ना कुछ वीडियो आ गई होगी, एक बार आप चेक कर लेना। ये सब आपको जो है दोपहर तक शाम तक साइट से मिल जाएगा, ठीक है जी। हो सकता है अभी भी अपलोड हो गया हो। 132 गई है लिस्ट 3 की, 153 गई है लिस्ट 2 की और 167 गई है लिस्ट 1 की, ये आपको पता होना। चलो जी, ये सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ है, सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ है। चलो जी, आगे भागते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। लिस्ट 3 ईडब्ल्यूएस एक बार चेक कर लेना, आप इसमें देख लो जी जूम करके, कोई खास फर्क होता नहीं है वैसे। भाई इस बार तो बहुत फर्क है, इस बार तो बहुत ही फर्क है यहाँ पे, 110 नंबर का, 110 और 100 बहुत फर्क हो गया है इस बार तो। चलिए बढ़िया, इस बार ओबीसी की भी कट ऑफ काफी कम हो गई है, जनरली बहुत करीब रहती है। चलो जी, सब नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन लगाने के बाद आती है कट ऑफ। चलो जी, अब आप क्या फोकस करेंगे, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम रिजल्ट की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लेट हो गए हैं तो आप सेशन खत्म होने के समय आप मुझसे बात करना, ठीक है जी। लिस्ट 3 में हो तो बिल्कुल होगा, जिसका नाम लिस्ट में है उसका होगा, तभी उसे लिया गया है ना, तो होगा तो जरूर। कैसे होगा उसकी बात जाने से पहले हम कर लेंगे। आपको याद होगा कल मैंने हुमायूं को मारा था, हुमायूं को छत से फेंका था और हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, शायद आपको याद होगा। अब कुछ कहते नहीं सीढ़ियों से, कुछ कहते छत से, डज नॉट मैटर मच, अपने को बस ये जाने से पहले हम रितेश बात करके जाएंगे, याद दिला देना। हुमायूं जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है और आपको याद होगा बदले में हुमायूं जब मरा है तो उसके बाद इसका बेटा आगे बैठेगा अकबर। जिसे नहीं पता सीक्वेंस, सबसे पहले बाबर आया था, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बाबर की बात हम कर चुके हैं, हुमायूं की बात हम कर चुके हैं, ये सीक्वेंस आपका आगे तक चलेगा। और अब हम यहाँ पर अकबर की बात करने वाले हैं। छोटा सा टेस्ट मैं आपका लूंगा 10 सवालों का, देखें आप इनमें से कितने सवालों के आंसर सही दे पाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, बैटल ऑफ सरहद जो है वो कौन से ईयर में हुई थी। अब आपको तो लग रहा है कि सर चुटकुले वाले सवाल पूछते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं पता स्किप कर दें, अपनी तैयारी आप चेक कर लेना जी। 1555 इसका आंसर होना चाहिए। इससे अगला सवाल मेरा आपसे जो है वो ये है कि बैटल ऑफ पानीपत जो है वो कौन से ईयर में हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी। इसी तरीके मुझे पता है बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये कहाँ कब हुई थी, 1191 कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा सवाल आपसे है कि बैटल ऑफ सरेपुल ये कब हुई थी, ये बताओ तो मानो। चलो देख कितना तेज दिमाग चलाते हो, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, स्किप कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, 1500 जो आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया। आप क्लियरली देख सकते हैं कुछ बच्चे आपसे आगे हो गए हैं, उसका रीजन एक ही है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर आप घर पे चीजों को रिवाइज करें, वरना इतनी बैटल हो जाएगी, जी हाँ वही वाली प्रशांत, कि आप धीरे धीरे भूलते जाएंगे, ठीक है। प्लीज मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग। 4 सवाल हमने पूछ लिए, अगला सवाल बैटल ऑफ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये बताएं। रिवीजन तो बेटा करना पड़ेगा ना, बहुत जरूरी है। 1192 5 सवाल मैंने आपसे पूछे। अगला मेरा सवाल है, मोहम्मद घोरी वर्सेस जयचंद की बैटल को क्या कहा गया था। बैटल ऑफ वर्ड नहीं लिखना है, ऑब्वियसली मुद्दे की बात मुझे जाननी है। यहाँ पर क्या है, चंदावर। हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूरी की बैटल को क्या कहा गया था। सरहंद कहा गया था। हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी वाली बैटल को क्या कहा था, बाद वाली। एक ही दिखता है जनरली ऑप्शन में, कन्नौज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कन्नौज कह देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अब मुझे आपसे जानना है बैटल ऑफ चौसा जो है कौन से ईयर में हुई थी, ईयर जानना है मुझे इसका आपसे। ये सवाल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ईयर है इसका 1539। अगला मेरा सवाल आपसे है कि एक बैटल हुई थी बाबर की वर्सेस राणा संगा, बैटल का नाम बताएं। बैटल ऑफ खानवा 1527। 10 सवाल बैटल से बनाए हैं। आप अपना स्कोर आप बता सकते हैं, आप कहाँ खड़े हैं आप एक बार चेक करें। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी कमी कहाँ पर है, आपको रिवीजन करने की नीड है। देखिए कंटेंट आपको जो दिया जा रहा है, कंटेंट बहुत बढ़िया लेवल का दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मेरा कंटेंट तो मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ, ये कंटेंट ही अपने आप में बढ़िया है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है सब कुछ कवर करी जा रही है, तो प्लीज मेक श्योर एक तो नोट्स अच्छे से बनाएं और दूसरा फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहे। रिवीजन नहीं करेंगे डेटा बनता जाएगा, बस एक किताब बना के बैठ जाएंगे, उसको कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। हाँ अच्छा, इन चीजों से भागे नहीं, दिस इज द रियलिटी। हम कितना ही पढ़ाई करें, कितनी किताबें पढ़ें, दिस इज द रियलिटी। मेक श्योर इससे भागे नहीं, दिस इज द रियलिटी, वरना मेरा हिस्ट्री के कोर्स में इन चीजों का डिस्कशन बनता नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे अगले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, तभी तो जीके पढ़ रहे हैं, है ना। तो लेकिन यही सच्चाई है, कोशिश करना टारगेट हमेशा जो होना चाहिए लिस्ट 1 वाला होना चाहिए। उसका रीजन देखो क्लियर है कि लिस्ट 1 में कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं ना, मानते हो, समझ रहे हो। वैकेंसीज कितनी, इससे थोड़ी सी ज्यादा, समझ रहे क्या लोचा है। यानी अगर मैं यूआर में मेरे नंबर मान लेते हैं 168 है, तो इसका मतलब मैं यूआर में देश में पहले 1200 में हूँ,
यही तो वो पोस्ट है जो अपने को चाहिए। यानी कायदा ये है कि टियर 1 में डबल की कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, तभी मुझे टियर 4 जो मेरा सीपीटी वगैरह होता है, उसके बाद मेरी नौकरी पक्की होगी 4600 वाली। ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप जीत जाएँगे। टाइपिंग टेस्ट कंपल्सरी होता है। आपको बाकी डिस्कशन एंड में करूँगा, टाइपिंग कैसे-कैसे क्या चलता है, सब जाने से पहले डिस्कस कर लेंगे। तरुण ये सवाल ही गलत है बेटा। बिल्कुल ट्राई करेंगे ना, हम क्यों नहीं ट्राई करेंगे। चलो, अब आप पूरे तरीके फोकस करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि हुमायूँ की जो है मृत्यु हो गई थी, है ना? हुमायूँ का मकबरा दिल्ली में बन गया था और माना जाता है कि जो मकबरा है, जाने से पहले हम सारी बात करके जाएँगे, आप चिंता ना करें। आप मुझे याद दिला देना पौने 3 बजे। अभी के लिए हम सिर्फ हिस्ट्री के कोर्स की बात करेंगे। पौने 3 बजे आपकी तैयारी से जुड़ी जितनी बाकी बातें हम कर लेंगे डिटेल में, ठीक है जी? सब बताएँगे बेटा, इसके बाद बताऊँगा मिश्रा जी। चलो, फोकस करो। हाँ, बिल्कुल, लेकिन उज्ज्वल वो इस सेशन में नहीं बताऊँगा, थोड़ा-सा आगे चल के जब एक बारी हमारा एक सीक्वेंस निपट जाएगा उज्ज्वल मुगल वंश के बादशाहों का, उसके बाद से। अब हुमायूँ मर चुका है, हुमायूँ का टॉम्ब बन चुका है दिल्ली में और हुमायूँ की जो माना जाता है इसकी जो बीवी है हाजी बेगम, उन्होंने मकबरा जो है बनवाया था, ठीक है? अब हुमायूँ की जो हुमायूँस बायोग्राफी जो है, वो जो लिखी थी, वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। और हुमायूँ की जो बायोग्राफी इसे जाना जाता है हुमायूँ नामा, ठीक है जी? ये ध्यान रखें। गुलबदन बेगम जो है इनकी सिस्टर हुआ करती थी, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा लिखा गया था। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँ बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब देखिए कुछ अनऑफिशियल चीजें हैं, माना जाता है कि ये जो है अफीम का सेवन बहुत ज्यादा करा करते थे, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और ज्योतिषी वाली बात मैंने आपको बता ही दी है ना, कि ये जो है बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते थे, अभागा थे, ये सब चीजें मैंने जो है आपको अच्छे से पहले ही बता दी है, ठीक है जी? क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। अब बीच में देखिए हम यहाँ पर चाहे तो हम सूर्यवंश के बारे में पढ़ सकते हैं और चाहे तो हम यहाँ पे अकबर की तरफ जा सकते हैं। अगर आपने पिछले सेशन में सूर्यवंश के बारे में पहले पढ़ा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आपने हो सकता है पिछले बैच में जो है आपने अकबर के बारे में पहले पढ़ा तो भी कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सूर्यवंश के बारे में पढ़ाऊंगा, जिससे कि चीजें साथ साथ चलती रहे, है ना, कंटेम्प्रेरी चलती रहे। यानी क्योंकि अगर सूर्यवंश भी बीच में आया तो अकबर के बाद पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे, सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक रिकैप देता हूँ। हमने बात करी है 1526 की। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के तहत बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी। 4 ही साल बाद इनकी मृत्यु हो गई और हुमायूं जो है उस गद्दी पर आके बैठ गया। और इसके बाद यहाँ से ये लंबा समय चलेगा, करीब 10 साल का। 1540 में गद्दी छोड़ के चले गए। उसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे समय काफी सारा खाली हो गया। 1555 में यहाँ पर उस गद्दी पर बैठे और 56 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम जो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो ये जो खाली पीरियड है जिसके अंदर सूरी डायनेस्टी आके बैठी थी, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका कोई कलर फिक्स नहीं था महेश। माना जाता है कि ये दिन के हिसाब से अपने ज्योतिषियों से पूछ के कपड़े अलग अलग रंग के पहना करते थे। मतलब इसका कोई एक कलर फिक्स नहीं है। यहाँ पे सूरी डायनेस्टी की हम यहाँ पर बात करेंगे। अरे भाई समझ पा रहे हो? अपने दिमाग को इतना ट्रेन करो कि कट ऑफ आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, उससे आपकी तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। काम अपनी जगह है ना। चलो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हो सूरी डायनेस्टी। सबसे पहले ध्यान रखना ये जो सूरी डायनेस्टी है ये एक अफगानी डायनेस्टी थी। अफगानी डायनेस्टी, अफगानी डायनेस्टी बहुत बढ़िया, जिसका क्लियर हो गया। जाने से पहले हम बात करके जाएंगे। ये एक अफगानी डायनेस्टी थी। अफगानी डायनेस्टी आज तक 2 ही हुई है। सबसे पहली डायनेस्टी जो अफगानी थी वो लोधी डायनेस्टी थी और दूसरी जो थी सूरी डायनेस्टी थी। याद है? यानी फर्स्ट अफगानी डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी और दूसरी वाली जो है सूरी डायनेस्टी। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि आई थी एट द और बढ़िया से फ्रेम करते हैं, फाउंडेड बिटवीन द टेन्योर्स ऑफ हुमायूं। समझ गए? ये पेपर पूछ सकता है कौन सा मुगल बादशाह था जिसके शासनकाल के बीच में डायनेस्टी बनी थी। अब हो सकता है अंग्रेजी में आप इसे और बढ़िया से फ्रेम कर पाए तो कर लेना, अंग्रेजी का अध्यापक नहीं हूँ। जो मुद्दे की बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझा दिया कि हुमायूं के जो राज है उसके बीच में डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी, सूरी डायनेस्टी। ये पेपर का सवाल बढ़िया बन सकता है। दूसरा आपको ये पता होगा कि बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनी थी, क्योंकि मात्र 15 साल के लिए इन्होंने राज करा, लेकिन ऐसे राज करा कि आज तक हमारे देश पे इसका इम्पैक्ट है। जो हमारी करेंसी है वो रुपया जो है वो भी इन्होंने ही शुरू करा था। और जीटी रोड आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी मार्ग, मतलब मात्र 15 साल में जो है इन्होंने बहुत सारा काम जो है कर दिया था। माना जाता है कि अगर किसी वजह से लंबा जी जाते तो हो सकता है जो अकबर है या फिर हम और अशोका हैं जितने नाम सुनते हैं उनकी टक्कर का कुछ ना कुछ इनका नाम भी हो जाता है इतिहास में। बट इतना लंबा इनका जीवन नहीं चल पाया शेरशाह सूरी का, और उस वजह से हम कहेंगे कि जल्दी ही इनका अंत हो गया। देखिए ये पता होना चाहिए सूरी डायनेस्टी जो है 1540 से स्टार्ट होती है और मात्र 1555 तक जाती है। यानी ये जो डायनेस्टी है, ध्यान आप रखेंगे, ये डायनेस्टी चलती है सिर्फ 15 साल के लिए, ओनली 15 ईयर्स। ठीक है, अभी 15 की जगह आपको 14 भी दिख सकता है, 16 भी दिख सकता है, इट हार्डली मैटर्स। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा तो नहीं है प्रधानमंत्री को आपने बैठा रखा कि 5 साल हो गए चलो गद्दी छोड़ दो। ये तो कोई आया और कोई गया, तो इतना कोई ऐसा मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, TENURES, फाउंडेड बाय शेर शाह सूरी।
और जिन्होंने राज करा 1540 से 1545 तक, सिर्फ 5 साल के लिए राज करा इन्होंने। फटाफट ये नोट करो, फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। सब बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ, थोड़ा समय दें। वो कहानी आज आपको क्लियर हो जाएगी, बिहार और जो बंगाल वाली कहानी है आज क्लियर हो जाएगी। शेर शाह सूरी ने इस डायनेस्टी को बनाया, 1540 से 1545 तक चले। ठीक है, सब बताऊंगा बेटा, चिंता मत करो काजल। शेरशाह वाली लाइन रिपीट अभी कर देंगे, चिंता मत करो। देखिए, सूरी वंश की स्थापना हुई है 1540 में और 1555 तक चला है, 15 साल के लिए। और ये दूसरा अफगानी वंश था हमारे देश का। पहला जो था वो लोधी डायनेस्टी थी, दूसरा है सूरी डायनेस्टी। और ये जो है हुमायूं के जब जीवन चल रहा था, हुमायूं के कंटेम्प्रेरी एक इंसान थे शेरशाह सूरी, और हुमायूं के दो जो टेन्योर्स हैं उसके बीच में ये डायनेस्टी बनी है। शेरशाह सूरी जो है इन्होंने ही इस डायनेस्टी को बनाया था और इन्होंने 1540 से 1545 तक राज करा, 5 साल के लिए। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शेरशाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी, थोड़ा सा आपको समझना होगा क्या कहानी है। कभी भी देखिए, आप नोटिस करना कि जो सैनिक होता है वो जो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे आप और मैं समकालीन है, बट मैं और जवाहरलाल नेहरू समकालीन नहीं है, यानी जिनका जीवन साथ में चल रहा है। यानी शेरशाह सूरी इधर जिंदा है और उधर हुमायूं जिंदा है। शेरशाह सूरी जो है, देखिए आपने कुछ केसेस सुने होंगे अपने जीवन में जिसमें सैनिक जो है आगे जाके बादशाह बनता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगर सैनिक है तो उसके पास बल है, और अगर वो दिमाग वाला भी निकला तो वो जीत जाएगा। बहुत सारे केसेस आपने ऐसे सुने होंगे कि अगर उसके पास शक्ति भी है और उसके पास अकल भी है तो वो जीत जाएगा। यही तो दो चीजें चाहिए, और क्या चाहिए। यानी कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कोई ऐसा है जिसने अपना जीवन एज अ सोल्जर शुरू करा है और आगे जाके वो पावर में आ जाता है। कुछ ऐसा ही किस्सा आपको यहाँ पर भी देखने को हो सकता है मिले। अभी हम देखते हैं, बलबन एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और भी बहुत सारे लोग हैं। पुतिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, अलाउद्दीन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग दे रहे हैं, सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल सटीक है। अब देखिए, शेरशाह सूरी जो है ना, ये बचपन में शेरशाह सूरी के नाम से तो जाने नहीं जाते थे। ठीक है, ये जाने जाते थे एक नाम से। कोई बता सकता है क्या नाम था? देखो आप में से किसी को पता है क्या? फरीद, बिल्कुल सही। यानी इनका जो रियल नेम था, या चाइल्डहुड नेम जो भी आप कहना चाहें, वो था फरीद। फरीद था इनका बचपन में नाम। और इनका जो जन्म है, इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1486 में, यानी बाबर से थोड़े से छोटे थे। याद होगा, बाबर 1483 में पैदा हुए थे, उनके 3 साल बाद पैदा हुए थे। और इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? होशियारपुर में। होशियारपुर एक आज भी जगह है पंजाब में, आपने सुनी होगी। पंजाब में एक जगह है होशियारपुर, आज भी इस नाम से गांव है वहां पर। और 1486 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है जी। लेकिन भले ही पंजाब में इनका जन्म हुआ, बट बाय डिफॉल्ट अफगानी थे। समझ गए? जैसे कि मान लेते हैं मेरा जन्म जो है दिल्ली में हुआ था। मैं अपना बचपन जो है मैंने अपना काफी सारी स्कूलिंग मैंने दिल्ली में करी है, लेकिन मैं पंजाबी, यानी मैं पंजाब को बिलोंग करता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि मेरा जन्म पंजाब में नहीं हुआ तो मैं पंजाबी नहीं माना जाऊंगा। समझ गए? जैसे कबीर है, कबीर का जन्म जो है इस समय यूपी में हुआ है, लेकिन वो रहेगा एक तरीके से, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो वो पंजाबी है। समझ गए? बेसिकली ऐसा नहीं है कोई पंजाब में जन्म हुआ है तो वो अफगानी नहीं हो सकता। जो उसके जो आप कहेंगे फादर है, ग्रैंड फादर है, वो जो है अल्टीमेटली अफगानियों से जुड़े हुए। ठीक है जी। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप समझ गए। हर एक छोटी से छोटी बारीकी पे काम कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ईमानदारी से समझोगे, कहीं नहीं अटकोगे। अब देखिए, जो इनके फादर साहब हुआ करते थे वो एक जमींदार थे। जमींदार तो आप समझते हैं। इनके जो फादर है उनका नाम था हसन खान। अब हसन खान लिखा तो क्या मैं ऊपर फरीद खान लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बट एसएससी ने फरीद लिख के दिया था तो मैंने भी वही लिख दिया। इनके फादर जो है हसन खान थे, और ये लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड समझते ही होंगे, यानी वो जो गाना है बापू जमींदार करके, वो इन पे पूरे तरीके सूट करता है। यानी इनके जो फादर साहब है वो एक जमींदार हुआ करते थे। जमींदार होता है एक ऐसा अमीर इंसान जिसके कंट्रोल में बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड आता है। ठीक है। अब ये जमींदार जौनपुर के हुआ करते थे। जौनपुर आपको शायद याद ही होगा, लैंडलॉर्ड ऑफ जौनपुर लिख देता हूँ। याद है ना, वही फिरोज शाह तुगलक के समय वाला, यूपी वाला। अब आपको सर क्या हो रहा है, पंजाब में पैदा हुए हैं, फादर वहां पे है, ये सब चलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता है। अब ध्यान से बात को समझना। ये जो है जौनपुर सिराज हिंद वाले जौनपुर है, बड़ी ध्यान से समझना। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली? जौनपुर से। क्योंकि समझ गए ना, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ कुछ समय के बाद ही जौनपुर में चले गए। जौनपुर जो है ये आपका यूपी में पड़ता है, तो जौनपुर से इन्होंने एजुकेशन ली। तो क्योंकि इन्होंने एजुकेशन जो है जौनपुर से ली, तो क्या इनकी एजुकेशन बहुत बढ़िया मानी जाएगी? क्योंकि वही सिराज हिंद वाली बात, यानी इन्हें ज्ञान तो भरपूर हो गया। और इसका मतलब वो दिमाग वाला जो फैक्टर था वो पूरे तरीके तैयार हो चुका है। इन्हें पता है किस तरीके जो है काम करना है। मैक्सिमम लोग आप देखना जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो बहुत आगे तक जाते हैं जीवन में, क्योंकि वो सही समय पे सही चीज सीख जाते हैं, और उम्र से पहले ही उन्हें आगे तक का जो है पूरा ज्ञान हो जाता है। एजुकेशन जौनपुर में हुई है, ज्ञान पूरा आ चुका है, सब चीजें बढ़िया है। अब उस समय क्या हुआ कि जौनपुर के पास ही पड़ती है एक जगह बिहार, आपने सुना होगा। बिहार और जौनपुर बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना गाजियाबाद दूर है उतना दूर जो है बिहार नहीं है ना। तो बिहार में जो है इन्हें एक नौकरी मिल गई बॉडीगार्ड की। बॉडीगार्ड समझ गए? सलमान भाई टाइप बॉडीगार्ड आप इमेजिन कर सकते हो। यानी ये जो है बन गए बॉडीगार्ड। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्होंने अपना ज्ञान जो है एक तरीके से सब पूरा करा। और एक रूलर हुआ करता था, रूलर ऑफ बहार
खां लोहानी, रूलर ऑफ बिहार जो कि बहार खां लोहानी है के बॉडीगार्ड बन गए। इससे ये पता लगा कि बल भी है, दो चीजें चाहिए थी, दोनों आ चुकी है, यानी ताकत भी होगी। फरीद खान जो है बॉडीगार्ड बन चुके हैं। यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं, पूरे तरीके कंफर्म करें। अब कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंसान जो बहुत पढ़ा लिखा है और किसी एक बादशाह, राजा, मालिक, सुल्तान जो भी उसे कहें, उसका बॉडीगार्ड है, तो उसके आसपास घूमेगा। ही वॉज जस्ट अ बॉडीगार्ड, यानी एक बॉडीगार्ड नहीं होता था, पहले बहुत सारे बॉडीगार्ड हुआ करते थे, उनमें से एक बॉडीगार्ड था। तो एक बार क्या होता है, जो बहार खां है ये जंगल जाता है शिकार के लिए। आपने सुना होगा बहुत सारे राजा महाराजा शिकार पे जाते हैं, तो ये जो है शिकार पे गया और शिकार पर गया, और सामने से क्या हुआ, अचानक एक शेर ने इस पे आक्रमण कर दिया। और इसका तीर नहीं चला, जो इसकी तीर कमान है वो काम नहीं करा, और शेर जो है इस पे सीधा अटैक करने आ गया। शेर आ रहा है बहार खां के पास, और यहाँ पर अचानक आता है कौन, बॉडीगार्ड। अब बॉडीगार्ड बीच में आएगा, यानी शेर खान जो है, यानी फरीद जो है बीच में आएंगे। फरीद बीच में आ गया, और फरीद बीच में आके माना जाता है, ऐसे अलग अलग कहानी है कि इन्होंने तलवार की एक ही वार से तलवार चलाई और एक ही वार में शेर को जो है ढेर कर दिया, यानी जो था शेर वो हो गया ढेर। समझ गया जी। अभी शेर से ढेर का कन्वर्जन जो है देख के जो बहार खां है, इनका दिल एक दिल में एकदम बाहर आ गई, मजा ही आ गया, ये हुई ना बात। और बहार खां ने कहा कि अब तो ये है शेर ढेर, तो तुम हो मेरे शेर। समझ गए क्या कहानी है। यानी फरीद को अब से जाना जाएगा एक नाम से कि अरे तू है मेरा शेर, यानी यहां से इन्हें एक नाम मिला शेर खान, यानी आज से तुम शेर खां के नाम से जाने जाओगे। क्या मैं उम्मीद करूं बात को समझ पाए। यानी फरीद जो है वो बन गया है शेर खां। ये देखिए बहुत सारी कहानियां हैं, तो इन्हें कहानियों के रूप में समझे। पेपर डायरेक्टली इनसे सवाल नहीं बनाता, बट जब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है जी। फरीद जो है वो शेर खां बन गया है। मैं उम्मीद करूं पूरे तरीके से समझ गए। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़े जीवन में, शेर खां बन चुके हैं, और इन्हें पता लगा एक बड़ा बादशाह है जो कि आकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, जिसका नाम है बाबर। तो उसके बैठने से पहले ही जो है ये उसकी सेना में शामिल हो गए। समझ गए, यानी शेर खां जो है अब बाबर तक पहुंच चुके हैं, बाबर की सेना का एक हिस्सा बन चुके हैं। और वही पूरी कहानी, समझ गए ना पूरे तरीके। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ से फिर वापसी आ गए, अपना बाबर से जब इसकी बातचीत नहीं बनी तो यहाँ से आ गए किस तरफ, यहाँ से आ गए फिर से बिहार, यानी बिहार से शुरू करा, बाबर के पास गया, बाबर से नहीं पटी तो फिर से बिहार आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया ज्योति, बहुत बढ़िया। जाने से पहले हम बात करके जाएंगे फिर से। एक तो ना आप लोग कमेंट्स बीच में करते हो ना, तो उससे आपका फोकस हटता है। जो बच्चे कमेंट्स नहीं करते वो अपना कमेंट सेक्शन बिल्कुल बंद रखें। और ये भी आपको शायद पता होगा कि मैं सेशन रिवाइज कराता हूँ, तो पहली बार में अगर दो चार बातें नहीं समझ आती तो जस्ट चिल, ठीक है, ध्यान से सुनो। फरीद जो है एक बार रिपीट कर देंगे, एक कोई बहाना बढ़िया से हमारा करो। देखो गौरव, कभी नेटवर्क जाए ना तो कहना सर समझ नहीं आया, या कहना सर ये पॉइंट मिस हो गया, ऐसा मतलब कुछ यार समझ रहे हो ना, थोड़ा सा ऐसा दे दो मुझे कि हाँ मैं खुश हो जाऊंगी, हाँ बच्चा ट्राई कर रहा है। नेटवर्क में ऐसा लगता है कि यार सारी क्लास साइड करो, पहले इनका रिचार्ज बढ़िया वाला कराओ। चलो ध्यान से बात को समझो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि शेर खान नाम का एक इंसान है जो कि छोटा सा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसका नाम फरीद है। फरीद आपके सामने कोई इमेजिन करे 1486 में पैदा हुआ, बड़े होकर उसने अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी जौनपुर से, और जाकर बहार खां लोहानी जो है इसके सेना में शामिल हो गया एक बॉडीगार्ड के रूप में। आगे जाके बहार खां लोहानी पर एक बार जंगल में शेर ने आक्रमण करा, और आक्रमण के बाद जो है फरीद ने उसे मार गिराया शेर को, और उसके बाद जो है बहार खां ने उसे टाइटल दिया शेर खां का। अब से वो शेर खां के नाम से जाना जाएगा। फिर ये बाबर की सेना में शामिल हो गया, बट वहां पर बातचीत जब नहीं बनी तो वापसी आ गया बिहार की तरफ। अब जब ये बिहार की तरफ आया तो बहार खां लोहानी जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। बहार, अब ये कैसे हुई ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ही डाइड। समझ गए जी। अब इसने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है जो बहार खां लोहानी का साम्राज्य है जो कि बिहार है, इसे अपने अंडर लेने का। तो इसने क्या करा, माना जाता है कि जो बहार खां लोहानी है इनकी जो वाइफ थी उनसे शादी कर ली, और अगर इनसे शादी कर ली तो क्या बन गया रूलर ऑफ बिहार। दिमाग लगाएं। देखिए पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से समझे, पर्सनली ना जो चीजें हुई है बस मैं आपको वो बता रहा हूँ एज सिंपल एज दैट। यहाँ से इन्होंने क्या करा कि इनकी जो वाइफ है उनसे शादी करके उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। अब उस एरिया को भी क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक शासक ऐसा मिल गया जो समझदार है, और इन्हें भी अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने जो है ओवरऑल एक साम्राज्य अपना स्थापित कर दिया किसी भी तरह, ठीक है जी। जो शेर खां है उन्होंने बहार खां लोहानी की जो वाइफ थी उनसे शादी करके बिहार को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैं उम्मीद करूँ बात समझ गए। अब बाबर मर गया, हुमायूं जो है दोनों ही नहीं थे बेटा, अफगानी थे रॉय, और ये इस्लाम धर्म को मानते थे, ठीक है जी। रूलर ऑफ बिहार बनने के बाद अब आपके डाउट्स पूरे तरीके में इग्नोर कर रहा हूँ। दिल्ली में बैठा हुआ है कौन, समझ गए ना, दिल्ली में बैठा हुआ हुमायूं, बाबर मर चुका है। और बिहार में कौन बैठा हुआ है, बिहार में बैठा हुआ है शेर खां। समझ गए जी क्या खेल है जीवन का। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बैठा हुआ हुमायूं जो कि मुगल बादशाह है, बिहार में बैठा हुआ शेर खां। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप समझ गए। और याद होगा शायद आपको कि बंगाल में भी एक इंसान बैठा था जिसका नाम था महमूद लोदी।
पिछली क्लास रिपीट तो नहीं करूंगा ना। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो क्या बिहार और बंगाल दोनों का दोनों कब्जे में आ गया शेर खां के, यानी शेर खां की पावर जो है और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे इन्होंने हुमायूं को चैलेंज करना स्टार्ट करा। हुमायूं आया, हुमायूं ने इन पे आक्रमण करा, कोई फायदा नहीं हुआ, एक फॉल्स ट्रीटी साइन हो गई। फिर वो वापसी चला गया गुजरात पे, उसने आक्रमण करा जब तक इसने अपने पैर और पक्के कर लिए। फिर से वो आया तो वहां से भाग गया। वही बैटल ऑफ चौसा वोसा, पूरी कहानी समझ गए, वही सेम कहानी रिपीट नहीं करूंगा, अननेसेसरली टाइम खराब वाली बात है। अब बस मुद्दे की बात यह है कि इन्होंने जो है हुमायूं को हरा दिया और अपना एक वंश स्थापित कर दिया और शेर खां से बन गए शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में कई सारी कंफ्यूजन हो सकती है। हो सकता है आपने सुना हो कि आपके जान पहचान में कोई ऐसा हिंदू हो जिसका सरनेम सूरी हो सकता है आपने सुना, मैं भी जानता हूँ ऐसे कुछ लोगों जिनका सरनेम सूरी है। अब देखिए आपको समझना होगा कि ये समय है आपका 15-16 सेंचुरी, ये समय है 21st सेंचुरी, तो इट कैन हैपन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आपने ये भी सुना हो कि कुछ चौधरी ऐसे हैं जो अलग अलग धर्मों के हो सकते हैं। सिंह जो शब्द है वो सिखों के लिए भी लगता है, वो जाटों के लिए भी लगता है। तो देखिए ये सबका पर्सनल चॉइस है, मतलब मेरा, मैं आपको अगर एक लाइन में बताऊं, इट इज देयर चॉइस। वो जो अपने नाम के आगे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, वो क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, उसमें हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। वो उनका पर्सनल कॉल है, जो जो कर रहा करे, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर राइट। अब शेर खां जो है बन गए शेर शाह सूरी, जी हाँ। शेर शाह नेम इसलिए मिला क्योंकि शेर शाह जो नाम मिला है यहाँ पे वो इसलिए मिला है क्योंकि इसने शेर को मार गिराया था, ठीक है जी। आगे चलते, बिल्कुल आप फरीद, आप सही कह रहे हैं, शेर खां बन गए शेर शाह सूरी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ चुके हैं। अब देखिए बात कुछ ऐसी है कि आजकल कभी भी ध्यान देना, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ ऐसी इमारतें बनाते हैं जो कि उनके नाम या उनकी पार्टी से जुड़ी होती है। कभी भी आप नोटिस करना, कभी वो अपने नाम पे बना लेते हैं, कभी वो अपनी पार्टी के ऐसे इंसान के नाम पे बनाते हैं जिसे सब अच्छा मानते हैं। इससे होता है कि लंबे समय में वो अमर हो जाते हैं। ये दिमाग कहाँ से आया? ये दिमाग आया इतिहास के पन्नों से। जैसे कि यहाँ पर आप शेर खां की बात करते हैं, क्योंकि शेर शाह बन चुके हैं, शेर शाह सूरी, तो इन्होंने एक रास्ता बनवाया जो इनके अपने ही नाम पे था, यानी इन्होंने एक रास्ता बनवाया जिसका नाम था शेर शाह सूरी मार्ग। क्योंकि देखिए इंसान तो चले जाएगा, इंसान चला जाएगा, लेकिन वो उसका जो रास्ता बनाया हुआ है वो टिका रहेगा, हर रोज उसे कोई ना कोई याद करेगा और वो अमर हो जाएगा। अभी जो रास्ता बनवाया बहुत ही लंबा रास्ता था, क्योंकि इस समय आप इमेजिन करो कि मुगल साम्राज्य वाला इलाका शेर शाह के कब्जे में आ चुका है, तो कितना ही बड़ा इलाका वो हो सकता है। और ये भी याद करो कि अब ये दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, और दिल्ली के अलावा बिहार बंगाल तो है ही इनका, तो क्या मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इनके कब्जे में है। इमेजिन करो, चाहे वो अंबाला हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, या फिर यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, पूरा इनके कब्जे में है। तो बहुत बढ़िया से एक रास्ता ही बना सकते हैं। अब ये जो रास्ता है यहाँ से बनेगा और यहाँ तक जाएगा, इस तरीके का। अब ये शुरू कहाँ से होगा? शुरू होगा पेशावर से। ये पेशावर आज आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान वगैरह भी नहीं लिखते, मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ से जाएगा सुनार गांव से, सुनार गांव पड़ेगा बंगाल में। पेशावर जो है पंजाब में पड़ता है, शायद आपने सुना होगा। जो पेशावर के पंजाबी होते हैं पिशोरी कहा जाता है, पिशोरी ढाबा वगैरह आपने हो सकता है कभी रास्ते में सुना हो। अब क्योंकि ये इलाके जो हैं आज आपके कहाँ पर हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश रिस्पेक्टिवली में हो गए हैं, तो हुआ क्या कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, यानी यहाँ से ये जो है यहाँ तक जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, क्या ये भारत के अंदर वाला हिस्सा हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये जो है भारत के अंदर वाला हिस्सा हो गया, बाकी हिस्से पे हम जहां पर भी कंट्रोल कर नहीं सकते। यानी ये शुरू होगा अमृतसर से। इफ यू रिमेंबर द मैप्स, अमृतसर इज वेरी क्लोज टू बॉर्डर, वाघा बॉर्डर इज लाइक 30 और 20 मिनट्स फ्रॉम अमृतसर। इसी तरीके यहाँ पर कोलकाता जो है ये भी बॉर्डर काफी ज्यादा पास है। अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर देखते हो तो बहुत ज्यादा दूर मैं नहीं कहूंगा, यानी आज जो बाउंड्री आप देखते हो वो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, और इसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। हो सकता है आपने सिर्फ ये ऊपर की तरफ ही सुना, चंडीगढ़ दिल्ली वाले रास्ते में, बड़ी जीटी रोड बहुत लंबी सड़क है और ये आपकी अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए दोस्तों? अब जी हाँ, GT1 से आप इसे NH1 से एसोसिएट कर सकते हैं लियोनार्डो, बट ऑफिशियली जो जीटी रोड है वो इसी को कहते हैं, समझ गए? यानी देखिए आज वही एक बहुत फेमस सड़क है तो उसमें नेशनल हाईवे कह दिया, वो बहुत सारे इससे हाईवे कनेक्टेड हो गए, बट जो ऑफिशियल जीटी रोड है वो आपके सामने मैंने बना दी है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूँ वो बात समझ पाए। आगे चले दोस्तों, अभी देखिए मुझे अपने तरीके पे इस डेटा कवर करने दें, इसमें ज्योग्राफी को ना घुसाएं। अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे वो करने दो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस समय क्या क्या आपको लिखवाने वाला हूँ, ठीक है? तो प्लीज वेट, क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल करें। अब देखिए है क्या कहानी कि इन्होंने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। बढ़िया दिमाग कैसे लगाया? आपको भी सड़क पे जाए तो वहां पर आपको एक बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी, मतलब मुझे वो देख के बड़ा ही आप कहेंगे आश्चर्य हुआ कि इतना बढ़िया दिमाग कोई कैसे लगा सकता है। कभी आप सड़क पे जाए तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि साइड में पत्थर रखे होते हैं इस तरीके, कभी देखा? अब मैं YouTube शॉर्ट्स तो बना नहीं रहा हूँ कि आपको बताऊं कि पीले का मतलब क्या है, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, ये सब तो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा। जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके के आपने पत्थर ऐसे रखे हुए देखे होंगे, डेफिनेट सी बात है।
ये जो है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इससे आप कहीं तक भी जा रहे हो ना, तो आपको पता लग जाएगा कितना दूर हो। माइलस्टोन इसे बोलते हैं आम भाषा में, माइलस्टोन, है ना? कि मैं दिल्ली से इतना दूर हूँ। कभी आप रेलवे स्टेशन पे कभी जाएँ, ट्रेन में बैठ के जाएँ, तो वहाँ पर भी आप देखना बीच में लगे होते हैं, जिससे पता रहता है कि दिल्ली अभी कितना दूर है, अम्बाला कितना दूर है, सहारनपुर कितना दूर है। अब ये जो है इन्हें आराम-आराम से समझने की हम कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या करा यहाँ पर, जीटी रोड की जगह शेरशाह सूरी मार्ग लिखना पसंद करूँगा। सूरी मार्ग पर बनवाए कोस मीनार, कोस मीनार माइलस्टोन्स। समझ गए कहाँ से आया कॉन्सेप्ट? यानी जो माइलस्टोन वाला कॉन्सेप्ट है वो शेर शाह सूरी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है हमारे देश को। अगेन आप इसमें भी डिबेट कर सकते हैं, नहीं सर इससे पहले भी कहीं था, बट हम जो मानते हैं वो ये मानते हैं। कोस का मतलब होता है दूरी। अब कोसों दूर से आया हूं मैं तुमसे मिलने और तुमने जो है मेरा फोन नहीं उठाया, सुना होगा आपने। यानी कोस का मतलब दूरी, मीनार का मतलब एक स्टोन, एक पत्थर। यानी मैं कह सकता हूँ कि कोस मीनार का मतलब है जो मुझे दूरी बताता है, ठीक है जी, कि अभी मैं इतना दूर आ चुका हूँ, इतना दूर मुझे जाना है। इन्होंने कहा इतनी लंबी सड़क तो बना दी, अब इसमें वेटिंग के लिए भी हमें कुछ बनाना होगा, तो इन्होंने यहाँ पर बनवाए सराय। 1700 सराय बनवाए इन्होंने। सराय क्या होते हैं? वेटिंग एरियाज, रेस्टिंग प्लेसेस। समझ गए? 1700 सराय बनवाए, यानी कुछ समय के बाद इमेजिन करो एक झोपड़ी सी है, एक जगह है, रहने की जगह है जहां पर वो आराम कर सकते हैं। समझ गए जी? क्या इस बात को INSS भी ने कहा जाता है, INMS ने कहा जा सकता है। आपने शायद कभी नोटिस करा होगा जब कावड़ यात्रा जाती है, अगर आप नॉर्थ इंडिया के हो तो आपने कभी कावड़ यात्रा देखी होगी। उसमें क्या होता है, हर 100-50-200 मीटर की दूरी पे रुकने के लिए जगह बनाई जाती है, जिससे कि वो विश्राम कर सके। बिकॉज माना जाता है कि इतना लंबा रास्ता चलेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि उन पे वजन भी होता है ना। तो वो क्या करेंगे, रास्ते में आराम करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए, अगर इतना लंबा रास्ता है तो इस पे थोड़ी थोड़ी दूर पे क्या करेंगे, मान लेते मैंने आपके लिए घर बनवा दिया, यहाँ पर भी एक घर बनवा दिया। क्योंकि इतना लंबा रास्ता है तो क्या इस पे 1700 घर बन जाएंगे? इमेजिन करके देखो, 1700 ऐसे पॉइंट्स बन जाएंगे जहां पर आप आराम कर सकते हो। तो इन्हीं को सराय कहा गया। आपने आज भी सुना होगा सराय के नाम से बहुत कुछ होता है। आपके इलाके में भी हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जिसके नाम पे पीछे सराय लगा हो, जैसे दिल्ली में सराय काले खां है। ऐसे बहुत सारे नाम है अलग अलग। इसको इल्म भी कहा जाता है, कल्पना। सराय को भी इल्म कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है जी? पूरे तरीके से समझ गए? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बहुत सारे सराय है ना? थोड़ा सा लिंक कर पा रहे हैं आप लोग? चलो जी, नहीं कर पा रहे अभी और डिटेल में समझा देंगे। जितना भी आप समझ पाए बस वो समझते चले, और मैं भी डिटेल में से समझा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आप बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं? अब इसके बाद शेर शाह सूरी ने एक और काम करा। वो क्या करा मैं आपको बताता हूँ। शेर शाह सूरी ने चलवाए कॉइन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे वो जाने गए रुपए के नाम से, रुपया। और जो कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे वो जाने गए दाम के नाम से। लंबे समय में जब समय आगे बीता तो ये दाम एक ऐसी चीज हो गई जो कि हम किसी भी चीज की वैल्यू को डिनोट करने में हम इस्तेमाल करने लगे। बिकॉज कॉपर कॉइन एक तरीके से वैल्यू बताता था, भाई ये चीज कितने दाम की है, ये चीज कितने दाम की है। अब धीरे धीरे इसको हमने कैसे कहा, ये क्या दाम है इसका, ये कितने दाम का है, और धीरे धीरे हमने उसे कह दिया कि दाम शब्द जो है हम एक तरीके से ऐसे लगाने लगे, अरे इसका क्या दाम है, वो कहेगा 200 रुपए। समझ के? दाम शब्द जो हमारी भाषा में आया है वो यहाँ से आया, कॉपर कॉइन से। और जो हमारी करेंसी है वो इल्तुतमिश वाली करेंसी नहीं है। इल्तुतमिश वाली जो करेंसी है वो बांग्लादेश वाली है, टंका से टका जो बना है। हमारे देश की या नेपाल की, इंडोनेशिया की, जितने भी, पाकिस्तान की जितनी भी करेंसी रुपए हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट आया वो शेर शाह सूरी से आया है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? आर यू अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जस्ट 5 years? 5 साल में एक इंसान कैसे इतना काम कर सकता है? हमारे इलाके का पुल नहीं बनता 5 साल में। 5 साल की तो सरकार होती है आपके आपके राज्य की। सोच के देखो, जो पुल आपके घर के पास बन रहा है वो पूरा नहीं हुआ होगा, है ना? तो सोचो कि 5 साल में वो क्या क्या कर सकता है। शेर शाह सूरी ने चलवाए कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, रुपया और नाम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ तक ऑल गुड है। आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इतनी तगड़ी कनेक्टिविटी दे रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ और भी अरेंज करना होगा। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए चलवाया पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज का मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। सिग्नेचर ब्रिज बन गया है, लेकिन वो बहुत पहले का बन रहा था। मैं मतलब ये तारीफ वाले सेंस में कि इन्होंने स्टार्ट करा दिया, बट मतलब बहुत पुराना ब्रिज है वो, मतलब पूरा नहीं हो पाया था। और सिग्नेचर ब्रिज बहुत पुराना है, 5 साल का नहीं है। मतलब मैं पिछले 10-15 साल से शायद उसे देख रहा हूँ। 10 साल तो मेरा ख्याल हो गए उसे, बट हाँ, शुरू इन्होंने कराया, ये तारीफ है। शेरशाह सूरी ने चलवाई पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज क्या है? अगर कहीं से कहीं तक आप जाएंगे तो आपको हो सकता है चिट्ठी भेजनी, वही संदेश आते हैं मुझे तरफ आते हैं कि चिट्ठी जाती है, कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे। समझ गए? बॉर्डर पिक्चर का गाना।
यानी मैं चिट्ठी लिखूंगा और आपको भेजूंगा और उसके लिए मुझे चाहिए होगी पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? इसके अलावा ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यही वो इंसान है जिन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र, तुम पाटलिपुत्र नहीं हो, क्या तुम पटना हो। यानी पाटलिपुत्र का नाम जो पटना करा था वो इन्होंने ही करा था। पेपर के सवाल लिखवा रहा हूँ, सटीक भाषा में समझ लेना बात को। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सवाल का हमें समझना होगा, शेरशाह सूरी मार्ग मैंने हर जगह नाम यूज करा, आप इस चीज को नोटिस करें। शेरशाह सूरी मार्ग मैंने हर जगह लिखा है। और सड़क बनवाने का ये मतलब नहीं होता कि वहां पे हवा से मिट्टी डलवा दी, है ना। सड़क का मतलब है कुछ ना कुछ था, बस उसे कनेक्ट करा के एक सिंगल रोड बना दी कि यहाँ से यहाँ तक देखो, इसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाए। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मेरे पास एक माउस है जिसपे कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा, मैंने कहा ये लॉजिटेक का है, तो लॉजिटेक का माउस किसने बनाया? मैंने बनाया। इसका मतलब माउस पहले था बट इसे लॉजिटेक का मैंने बना दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। ठीक है, पाटलिपुत्र को पटना जो है इन्होंने ही बनवाया था। आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आपके साथ। वो लिखने की जरूरत नहीं है, पद्मावत नॉवल वाली बात आपको मैं लिखवा चुका हूँ पहले ही, जब मैंने खिलजियों का डिस्कशन करा था तो वहां पर मैं ऑलरेडी वो बात मेंशन कर चुका हूँ कि वो पद्मावत जो है इन्हीं के समय लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायजी के द्वारा। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए। इन्होंने यूज्ड हुलिया दाग सिस्टम। अब देखिए जैसे हुलिया दाग सिस्टम का इस्तेमाल शुभंकर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हुलिया दाग सिस्टम का इस्तेमाल इन्होंने करा, बट ये शुरू तो खिलजी ने करा था। तो अगेन सेम चीज मल्टीपल लोगों से एसोसिएट हो सकती है। हुलिया दाग जो प्रथा थी वो स्टैंप लगा कर पहचान करना, आधार कार्ड टाइप बनाना। ठीक है जी, ये बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। मतलब हुलिया दाग सिस्टम जो है ये इन्होंने इस्तेमाल करा क्योंकि इन्हें बहुत कुछ मैनेज करना था। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं। अगले नंबर पे बात करते हैं जी 1545 की, शेर शाह सूरी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप अपने एग्जाम दें। शेर शाह सूरी डाइड। अब डाइड कौन से मिशन पे? कालिंजर मिशन पे। अब यहां पर आपको कैसे? हुक्का से। थोड़ा सा कहानी समझाने देना, उसके बाद अपने डाउट पूछना। देखिए ये बहुत बेहतरीन चीज का इस्तेमाल करा करते थे, उसका नाम है हुक्का। हुक्का क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है गोला, एक होता है आग का गोला। एक तो होता है गोला और एक होता है आग का गोला। यानी ये जो तोपों का इस्तेमाल करते थे, अगेन ये सब कहानियां हैं, देखिए असलियत क्या है वो रात सोनी के साथ चला गया। बट ये जो तोपों का इस्तेमाल करते थे कि मान लेते हैं कि मुझे बिल्डिंग गिरानी है, इस तरीके की एक बिल्डिंग है, कुछ इस तरीके की बिल्डिंग आप इमेजिन कर सकते हैं अपने सामने। अब मान लेते हैं मेरे पास एक तोप है जिससे मुझे बिल्डिंग गिरानी है। समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, मुझे इस तोप से बिल्डिंग गिरानी है। तो क्या इसका एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इस पर गोला मारूं? मान लेते हैं इसके अंदर एक गोला है जिसे मैं इस पर फायर अभी करूंगा। एक इससे बढ़िया तरीका हो सकता है मैं इस पर आग का गोला मारूं। उससे क्या होगा कि वहां पे आग भी लग जाएगी। तो याद है ना बाहुबली वाला कॉन्सेप्ट, कुछ की गोला फेंक के उसने डिस्टेंस नापा, ट्रेजेक्टरी साइन कॉस करा अपना, और उसके बाद जो है फिर फायरिंग करके उसने चद्दर में आग लगा दी। कुछ भी दिखाते हैं, मतलब कुछ भी दिखाते हैं। पेट्रोल सूखेगा नहीं, मतलब इतनी देर तक वो चद्दर हवा में रही है, पेट्रोल सूखेगा ही नहीं, मतलब वॉलेटाइल है पेट्रोल। ये बात तो किसी ने जिक्र ही नहीं करा उस मूवी में। खैर कोई बात नहीं, चलो अब ध्यान से बात को समझना। यहाँ से फायर करा तो यहाँ पर माना जाता है अगेन कि यहाँ पर बहुत सारा बारूद रखा होगा, और ये जो है शेरशाह सूरी यहाँ पर खड़े हुए इस तरीके कि यार करो फायर, यार क्यों रुके हो तुम, कर दो फायर। इस तरीके के यहाँ पर जो है खड़े हुए। अब माना जाता है क्योंकि आग का गोला था, अभी जाता है। अब अलग अलग कहानियां हैं, पहली कहानी को मैं गलत मानता हूँ बट फिर भी सुना देता हूँ कि तोप का गोला गया, टकरा के वापसी आ गया, और क्योंकि आग वाला गोला था तो इस बारूद में आग लग गई और यहाँ पर सबके सब फट गए, जिसमें शेरशाह सूरी जी भी थे। ये मैं अच्छी कहानी नहीं मानता बिकॉज ऑब्वियसली उस समय अंबुजा सीमेंट की दीवारें नहीं आती थी, और ये कहानी में कुछ सॉलिड नहीं मानता। दूसरा ये है कि हुक्का फायर करते समय कुछ आग यहाँ पे भी लग गई, उसमें भी यही कहानी हुई कि ये सब फट गए और शेरशाह सूरी जी की डेथ हो गई। अब अगेन इसमें कौन सी कहानी सही है, अपने कुछ खास काम की बात नहीं है, अपने लिए काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि 1545 में शेरशाह सूरी जी की मृत्यु हो गई कालिंजर मिशन पे। और हुक्का जो शब्द है इसका मतलब है आग वाला गोला। ठीक है, ये आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, उस समय या तो वही है कि अलग अलग गोले आते होंगे, तभी तो मैं कॉक के ही पटाखे लाता हूँ बस, और कोई नहीं लाता। ऐसा रिस्क नहीं लेता मैं जीवन में। क्या यहाँ तक आप समझ गए? आगे चले। चले जी, मैंने तो एक और सुनी है, सोल्जर ने ही गोला इन पे डाल दिया था। क्या बात है, चलिए आगे। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात पूरे तरीके से समझ चुके। उक्के वाली कहानी मैंने आपको सुना दी है। अब एक चीज आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो टूब है ये कहाँ पर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना, पूरी जगह याद करना। शेर शाह सूरी, ये है सासाराम में।
बिहार, ये आपको पता होना चाहिए। और एक इन्होंने खुद नहीं बनवाई थी। सर खुद ने कैसे बनवाई? देखिए, इन्हें सबको पता ही होता है कि हम कभी तो मरेंगे, तो कुछ लोग पहले से बनवा देते हैं, इतनी सी बात है। कोई ये नहीं कि मरने के बाद मैं लाइफ लाइन लेके आ रहा हूँ, कोई पिक्चर विक्चर नहीं चल रही है, और इन्होंने खुद नहीं, पहले से मरने से पहले से बनवा लिया था। ठीक है, क्या मैं उम्मीद करूँ इस बात को आप समझ चुके हैं। इनकी मृत्यु के बाद कुछ और रूलर्स आए, जिसमें एक इस्लाम शाह सूरी थे, एक आदिल शाह सूरी थे। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि शेर शाह सूरी के बाद कुछ लोग आए, कुछ ही समय तक टिके, और फाइनली यहाँ के बैठे सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी को इसको भी बढ़िया तरीके लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हुमायूं थे, हुमायूं हटे और बैठे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के बाद आके बैठे इस्लाम शाह सूरी। कौन है क्या है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आके बैठे आदिल शाह सूरी। फिर आके बैठे यहाँ पे सिकंदर सूरी। फिर आके बैठेंगे यहाँ पर हुमायूं। फिर यहाँ पर आके बैठेंगे हेमू से युद्ध होगा, लेकिन बैठेंगे नहीं आके, और उसके बाद जो बैठेंगे अकबर। ये सीक्वेंस मेरे कहने से नोट कर लो, सब समझा देता हूँ, इससे पहले नोट कर लो। अगर दो कलर है इन केस, तो ये वाला अलग कलर से नोट कर लेना पूरा पोर्शन, और ये नाम अलग कलर से नोट कर लेना। बाकी हुमायूं हुमायूं अकबर एक ही कलर से। अगर नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं, जैसे नोट करना है वैसे नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखे लिखा हुआ हुमायूं, हुमायूं पर शेर शाह सूरी, फिर लिखा इस्लाम शाह सूरी, फिर लिखा आदिल शाह सूरी। ये हट गया है थोड़ा सा, मैं सही से लिख देता हूँ। दिस इज आदिल शाह सूरी। फिर लिखा है सिकंदर सूरी, फिर लिखा है हुमायूं, फिर हेमू, फिर अकबर। सब बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ। ब्रेक अभी नहीं मिलेगा, अभी तो समय है ब्रेक में। अभी 15 मिनट के बाद आपको ब्रेक मिलेगा। देखिए, सिर्फ नाम अपने को ध्यान रखने हैं, जो मुद्दे की बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि सिकंदर सूरी जो है ये आखिरी रूलर है। आपको समझना होगा बेटा कि हम जो यहाँ एग्जाम्स में तैयारी करते हैं, वो तैयारी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी होती है ना, तो थोड़ा सा हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है। सिकंदर सूरी जो है ये लास्ट रूलर है, और इन्हें हराकर आपको शायद पता होगा हुमायूं उस गद्दी पर वापसी आके बैठते हैं, बट हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कि यहाँ तक आप पॉइंट समझ गए? इनके बीच की बैटल मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, अननेसेसरली सेम बात को मैं दोबारा दोबारा नहीं कहूंगा। आपका भी समय खराब होगा, मेरा भी समय खराब होगा। बस मैं इतनी सी बात अब आपसे कर रहा हूँ कि जो सिकंदर सूरी है, इनसे पहले एक शासक हुआ करते थे आदिल शाह सूरी। ये आदिल शाह सूरी जो है ना, ये दिल्ली के बादशाह बन गए होंगे, शायद आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। इनके पीएम हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर। समझते हैं भाई, मैं बादशाह हूं तो मेरा कोई प्रधानमंत्री होगा, जैसे राजा मंत्री चोर सिपाही में कोई मेरा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री। तो वो प्राइम मिनिस्टर का नाम था हेमू। अब हेमू जो है उस समय राज करा करते थे हरियाणा में। हेमू भले ही प्रधानमंत्री है तो उसे कोई इलाका तो दिया गया होगा। तो हेमू की नजर तब से थी दिल्ली की गद्दी पर। तो इसने देखा सिकंदर सूरी आके बैठे, इसने कहा कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है, बैठने दो। फिर हुमायूं आके बैठे, इसे बड़ा बुरा लगा। फिर जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, तो इसने मौका देखा और खुद उस गद्दी पर जाके बैठ गया। समझ गए? यानी जो हेमू है, वो हुमायूं की मृत्यु के ठीक बाद दावेदारी करते हैं आदिल शाह सूरी का प्रधानमंत्री जो है वो हेमू है। हेमू इज हेमचंद्र विक्रमादित्य। लिख देता हूं मैं आपके लिए, हेमू जो है वो है हेमचंद्र विक्रम आदित्य। ये एक हिंदू शासक हुआ करते थे, और इन्होंने दावेदारी करी थी दिल्ली की गद्दी की राइट आफ्टर द डेथ ऑफ, नॉट रूलर, बिकॉज रूल कर नहीं पाए थे साहिल। रूल कर नहीं पाए थे ना, कुछ ही समय के लिए आप कहेंगे आके बैठे थे, तो रूलर मतलब ऐसे नहीं माने जाएंगे डायरेक्टली। हेमू है हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी किससे, याद रखेंगे, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अकबर से। कुछ चीजें मैं आपके लिए लिख देता हूँ। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है, ध्यान रखना, ये लास्ट विक्रमादित्य है। ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट विक्रमादित्य कौन से नंबर के, कोई बता सकता है? जिसने पिछला कोर्स लगाया उसे पता होना चाहिए, जिसने नहीं लगाया कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये 14th विक्रमादित्य है। ये विक्रमादित्य शब्द का मतलब क्या है, क्या कैसे कहानी, अभी के लिए आप इसे इग्नोर कर दो। मेरा काम है सिखाना, बस अभी के लिए आप इसे नोट कर लो, ठीक है? सही समय आने पर सब सिखा दूंगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है, आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, हेमू ट्राइड टू गेट द कंट्रोल ऑफ दिल्ली। समझ गए? दिल्ली का कंट्रोल लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से बैटल एक हुई। उस बैटल का नाम आपको अगले पेज पे बता दूं। ठीक है जी, फटाफट इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं।
हेमू बेटा याद है ना, अभी हरियाणा का बताता, हरियाणा में प्रधानमंत्री था ये, आदिल शाह सूरी का। हरियाणा में एक जगह रेवाड़ी पड़ती है, आपने सुना होगा, आज भी रेवाड़ी मतलब जगह है वहां पे फेमस। वहां पे उस समय इनका कंट्रोल था, लेकिन खुद एज अ रूलर कंट्रोल नहीं था। ये एक प्रधानमंत्री बन के राज करा करते थे। पहले कौन है बेटा, आगे चल के बताया जाएगा, चंद्रगुप्त जी है नाम, लेकिन सही समय पर लिखवाया जाएगा, है ना, जिससे नोट्स आपके प्रॉपर बने। आगे चले दोस्तों, अब देखो कहानी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से बात को समझना। हुमायूं जो है, आपको शायद याद होगा, पिछले सेशंस में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया जाता है। बड़े ध्यान से बात को समझना जी। ठीक है, अब पूरे तरीके आप फोकस करेंगे सेशन पे, और कमेंट सेक्शन खाली करेंगे, क्योंकि मैं अकबर की भूमिका बांधने जा रहा हूँ। हुमायूं को दिल्ली की गद्दी से हटाया गया था 1540 में, शायद आपको याद होगा, है ना। 1540 में हटाने के बाद 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली की गद्दी से हटाने के बाद ही उसका बेटा हुआ था, जिसका नाम था अकबर। आपको शायद याद है ना ये बात। तो दिल्ली की गद्दी से हटाने के बाद बेटा हुआ है, तो ये तो बात तय है कि 1540 के बाद हुआ हुआ बेटा, और 1556 में मृत्यु होनी है। तो इसका मतलब ये तय है कि जो बेटा है उसकी उम्र बहुत ही कम होगी, 10-15 साल का होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। अब ये छोटी सी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जब इसके पिता की मृत्यु होगी तो ये बहुत ही छोटा होगा उम्र में, और माना जाता है कि सिर्फ 13 साल के हुआ करते थे जब अकबर के पिता की मृत्यु हो गई थी, यानी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि कोई इंसान 13 साल का है, अभी के लिए कुछ भी नोट नहीं करना, सब कुछ लिखवाऊंगा, और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या आपको लग रहा है वो बैठ के पढ़ाई कर पाएगा? छत जा चुकी है उसके सर पे से, तो पढ़ाई तो वो कर नहीं पाएगा। तो क्या चांसेस ये है कि वो अनपढ़ रह जाएगा, ही विल बी इलिटरेट। ये सब पेपर के सवाल करा रहा हूँ, ये मत समझना कि बैठ के चिट चैट चल रही, सब पेपर के सवाल हैं। तो इलिटरेट होगा। अब ये वो रीजन है कि जो अकबर है वो अनपढ़ रह गया, बिकॉज उसने बहुत ही जल्दी उस गद्दी को उसे संभालना पड़ गया, और उसकी परवरिश उस तरीके की नहीं हो पाई जैसे कि एक नॉर्मल मुगल बादशाह के बच्चों की होती है। अब आपके लिए कुछ कहानियां बनाता हूँ, लेकिन देखिए फिर भी समझे, इलिटरेट होने के बाद भी ये माना जाता है कि ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बना। हर कोर्स में, हर क्लास में एक दो चार बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो इस बात से डिसएग्री करते हैं, मैं जानता हूं, बट आपको समझना होगा ये ग्रेटेस्ट क्या बना, ग्रेटेस्ट बना रूलर। मैंने ग्रेटेस्ट पर्सन नहीं बोला, हर बार बताता हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाट यू फील, व्हाट यू हैव लर्नड ऑल दोस इयर्स। मैं समझता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता पर्सनली कौन क्या कर रहा है, मेरे को रूलिंग से मतलब है सिर्फ, ठीक है जी। समझते हैं। अब यहाँ पर डेटा को छापते हैं कि हुमायूं की डेथ के बाद आएगा कौन, अकबर। लेकिन ऐसी मजाक में नहीं आ जाएगा, इसे भी स्ट्रगल करना होगा। यानी देखो सब मुगल बादशाह हैं, लेकिन फिर भी गद्दी पर बैठने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। बाबर को भी करनी पड़ी, हुमायूं को भी करनी पड़ी, और हुमायूं को तो 2 बार करनी पड़ी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा जो अकबर है, इसे भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चांस की बात क्या है कि अकबर जो है, ये इसका जन्म हुआ था हुमायूं की मृत्यु से कुछ समय पहले। आप कहेंगे आप कह सकते हैं 1543 के आसपास आप कह सकते हैं इसका जन्म हुआ था। और अकबर उस समय ओनली 13 ईयर्स का हुआ करता था, और when his father died 1542, ठीक है। अकबर का जन्म जो है 1542 में हुआ था, और सिर्फ 13 साल का था जब इसके फादर की मृत्यु हो गई, ठीक है। बड़े ध्यान से बात को समझना। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में नहीं था, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, ही वॉज आउट ऑफ टाउन। यानी व्हेन हुमायूं डाइड, अकबर जो है वो किसी के साथ गया हुआ था पंजाब, ठीक है। अकबर जो है किसी के साथ पंजाब गया हुआ था। पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर, एक मिशन पे गया हुआ था, ठीक है। गुरदासपुर पंजाब में आज भी एक जगह पड़ती है, वहां गया हुआ था। किसके साथ गया हुआ था, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है जी? बैरम खान के साथ। मैं आपको इसे बढ़िया से लिख के देता हूँ नोट्स में, जानता हूँ बनने में दिक्कत हो रही होगी आपको। अकबर जो है, व्हेन हुमायूं डाइड, अकबर 13 years was not in Delhi, he was on a mission Punjab with क्या इस बात को आप समझ पाए? शायद हम नॉट वेरी श्योर, एक बार देख लेना, ठीक है जी। यानी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि बादशाह की मृत्यु हो गई है, दिल्ली में ना सेनापति है ना बेटा है, तो क्या बहुत बढ़िया मौका है दुश्मन के लिए आक्रमण करने का? ऑब्वियसली परफेक्ट, इससे बढ़िया क्या होगा। यानी जब तक खबर पहुंची की मृत्यु हो चुकी है हुमायूं की, तब तक खबर और भी जगह पहुंच चुकी थी, हेमू तक भी पहुंच चुकी थी। हेमू जो है हरियाणा में था, हरियाणा में जो रेवाड़ी नाम की जगह, वहां पर तो दिल्ली हो गया एक तरीके से, अगर आप पहले बाउंड्रीज को हटा के इमेजिन करो तो हेमू ने इस चीज का फायदा उठाया, और हेमू ने दिमाग लगा के दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, और दिल्ली की गद्दी पर जाके बैठ गया, और कहा कि मैं हेमू नहीं हूँ, मैं हूँ हेमचंद्र विक्रमादित्य। 1556 में हेमू कॉन्कर्ड दिल्ली। अंग्रेजी ऐसे सीखी जाती है अचानक,
आप सोचते हो ना वो किताब उठा लूँ, हर पेज पे 25-30 शब्द रट्टे मार लूँ, नहीं। अंग्रेजी सीखी ऐसे जाती है, हर 10-15 मिनट में एक शब्द सीख रहे हो, लाइन पढ़ रहे हो और तब काम बनेगा। कॉन्क्वर्ड का मतलब जीत लिया या जीतने को ट्राई करा, यानी कोशिश करी कि दिल्ली को मैं अपने कंट्रोल में ले लेता हूँ, ठीक है? बट हुआ क्या, यहाँ पर बैरम खान ने दिमाग लगाया और बैरम खान समझ गया कि ये गड़बड़ हो गई है। तो बैरम खान ने दिमाग लगाया और अकबर को 13 साल की उम्र में ही डिक्लेयर कर दिया कि ये है हमारे अगले मुगल बादशाह। अब यहाँ पर देखो इस सीनियरिटी का फायदा हुआ है, बैरम खान का तजुर्बा जो है वो काम आया अकबर के, कि इसने मात्र 13 साल के इंसान को कह दिया कि ये हमारा अगला मुगल बादशाह है। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी अब यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि जो हेमू है उससे लड़ेगा कौन? अकबर। लेकिन अकबर क्या कद्दू लड़ेगा 13 साल का इंसान? इसे तो अभी कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन एक्चुअल में कौन लड़ेगा? बैरम खान। लेकिन नाम किसका होगा? अकबर का होगा, क्योंकि वो बादशाह है। यानी अकबर को उसने खुद ने ही डिक्लेयर कर दिया बादशाह और कहा कि अब मैं अकबर की तरफ से मैं लड़ने जाऊंगा। समझ गए क्या कहानी? यानी फाइनली अब इसने क्या करा, दिल्ली के साथ साथ आगरा पे भी कंट्रोल कर लिया हेमू ने। अब आगरा पे भी कंट्रोल करने के बाद क्या हुआ, बैरम खान ने फाइनली कहा कि अब हम चलो लड़ते हैं, चलो मैदान में आ जाते हैं। मैदान साफ है, जैसे आपके सामने स्क्रीन साफ है। तो यहाँ पर अब अकबर लड़ेगा, ऑब्वियसली अकबर कुछ नहीं लड़ेगा, बैरम खान ही लड़ेगा वर्सेस हेमू। समझ गए क्या कहानी? अब ये जो लड़ाई होगी बहुत फेमस लड़ाई होगी, 5 नवंबर को होगी। रट लेना जी, प्रिंट कर लेना दिमाग में। एसएससी के एमटीएस से लेकर यूपीएससी के इंटरव्यू तक में सवाल पूछा जाता है बैटल्स ऑफ पानीपत का। प्रिंट होना चाहिए, डेट दिमाग में, ईयर होना ही चाहिए, डेट भी होनी चाहिए। और ये बैटल हुई है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है? अब इसमें जो है अकबर डिफीटेड हेमू, डिफीटेड एंड किल्ड। बेटा क्वेश्चन मार्क एक और लगा दो प्रीतेश, तो मैं समझ जाऊंगा कि डाउट मतलब किस रेफरेंस में है। क्या इस पेज को आप समझ पाए? अरे यार क्वेश्चन मार्क तो ऐसा मैं ही बना देता, मतलब सवाल क्या है इसमें? ये मेरे साथ रह गए ना, बहुत तेज हो रहे हैं बच्चे, तो मुझे पता सब असर कहाँ से आ रहा है। फटाफट से इसे नोट करके हम आगे चलते हैं। तो ये इसका आंसर बेटा मैं आपको पिछले क्लासेस में अंकित दे चुका हूँ, क्योंकि पानीपत के पास एक तो नदी है और नदी के अलावा प्लेन इलाका है, तो बैटल करने के लिए बेस्ट इलाका है वो, बेस्ट। नहीं, एक बार आप चेक करना दिव्यांश। इब्राहिम लोधी मिस्टर ग्रीन, क्या यहाँ तक आपने नोट कर लिया? अब इसमें भी कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसमें भी क्या कहानियां जुड़ी हुई हैं कि माना जाता है कि अकबर ने जो है हेमू को मारने से मना कर दिया था, लेकिन बैरम खान ने उसकी हत्या करी। वो समझ गए ना वही वाला कि एंड ऑफ होप कर दो, पूरे तरीके खेल खत्म कर दो। देखिए लड़ाई ऐसी होनी चाहिए, मेरा मानना यही है कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि जब हार गया तो फिर निपटा दो। मतलब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब मतलब स्कोप छोड़ दो, खत्म कर दो पूरे तरीके, ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? अकबर वर्सेस हेमू, अकबर ने हरा दिया हेमू को और हत्या कर दी। ऑफिशियली सब कुछ बैरम खान ने करा, बट क्योंकि मुगल बादशाह वो है तो उसी का सब कुछ माना जाएगा, ठीक है जी? यहाँ तक ऑल गुड है, सब बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये और ध्यान रखना, पंजाब से आने से पहले ही क्योंकि राज्याभिषेक हो गया था, तो माना जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक, हिंदी में गलती हो तो प्लीज करेक्ट कर लेना, हुआ कालानौर में, एक जगह है पंजाब में, पंजाब में 13 साल की उम्र में। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है, थोड़ा समय आप मुझे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा इंसान जिसमें बहुत गुस्सा है, मतलब बहुत गुस्सा, मतलब एक ऐसा राजा जिसका विक्रमादित्य जैसा, बताऊंगा आगे चल के। सूरज के समान उसमें ताप हो। सब सही समय आने पे आपको कुछ कहानियां सुनाई देंगी। राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हिंट देता हूँ, सी से नाम शुरू होता है, एन पे खत्म होता है, CORONATION, बिल्कुल से, कोरोनेशन। राज्याभिषेक का मतलब होता है कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है जी? कोई बता सकता है फर्स्ट पानीपत की डेट क्या है? संधि पूछ रहे हैं, मैं हिंट देता हूँ, अप्रैल का महीना था। और दिमाग लगाओ, 21 अप्रैल सही है, ठीक है? ये ना सजेशन रहेगा, सभी बैटल्स को एक जगह पे नोट कर लेना, उससे अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी मैं बीच बीच में टेस्ट भी आपका लेता रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग में सब चीजें रहे। क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? पूरे तरीके कंफर्म करें। अब जब राज्याभिषेक होता है तो नाम बदला जाता है, और वैसे तो इसका नाम अकबर था, लेकिन एक और नाम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद, ये नाम पे ध्यान रखना। जलाल के नाम से इन्हें जाना जाता था, शायद आपने सुना होगा जलाल। अगर आपने जोधा अकबर देखे तो हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हें किसने जलाल जरूर बोला होगा, ठीक है जी? यहाँ तक ऑल गुड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप समझ चुके हैं। अपना काफी सारा भूमिका जो है बन चुकी है, मैं जानता हूँ अभी तक जो सेशन चल रहा है थोड़ा सा हैवी चल रहा है, बट धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा। जब भी ट्रांजिशन होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती ही आती है, ठीक है जी? चलो, अभी कुछ खास बदला नहीं है। अभी तो वो मिला है जिसके हकदार थे, अभी तो काम करना बाकी है। यानी अभी तो बस वो गद्दी मिली है जो ऑलरेडी पिता की थी, जो छिन गई थी। अभी तो मेन काम शुरू होगा। यानी 1556 में अकबर रीगेन्ड
कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। क्या यहाँ तक आप समझ गए? अच्छा, सीरियल में रिपीट हुआ है, ठीक है। ब्रेक बेटा अभी आपको दे दूंगा, ब्रेक की चिंता मत करो। एक बार ये थोड़ा ना फ्लो वाला जो डेटा है मैं एक बार एक फ्लो में से निपटा दूं, फिर ब्रेक दे दूंगा। थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करो, ठीक है जी। इन्हें गद्दी वापसी मिल गई, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये कुछ बहुत बढ़िया नहीं होगा। अभी पिकाचू रायचू नहीं बना, अभी 13 साल के थे, अभी 14 साल के हुए। 13 ईयर्स 14 ईयर्स इज लाइक नथिंग। जिद कर रहे होते हैं हम कि स्कूटी लेनी है, स्कूटी लेनी है, स्कूटी लेनी है। घर वाले भी कहते हैं हाँ हाँ बुक करा रखे, बहुत वेटिंग है। देख वो भी 500 रुपए का रिफंडेबल वाले पर्ची कटवा के 4-6 महीने जो है टहलाते रहते हैं। 13 साल से 14 साल के हुए और सोचो इस समय इन्हें पूरा मुगल एम्पायर को संभालना है। समझने की कोशिश करते हैं। 13 साल से 14 साल के हो चुके हैं, अभी भी उम्र में छोटे हैं। रियल अथॉरिटी किसके पास है? रियल अथॉरिटी जो है वो है बैरम खां के हाथ में। अब ये माना जाता है, आपने मूवी में भी शायद देखा होगा शुरुआत में, कि अकबर जो है दिल के बड़े दयालु दिखाए गए हैं। यानी जब बैरम खां कहता है कि कत्ल कर दो तो मना कर देते हैं। अब देखिए भूमिका बांधी जाती है पिक्चर की शुरुआत में, जिससे कि काइंड नेचर दिखाया जाए। ऑब्वियसली कोई इतना काइंड होगा तो इतना बड़ा बादशाह नहीं बन पाएगा। वो सब दिखाने वाली बातें होती हैं, क्योंकि वो ऋतिक रोशन है मूवी में, तो थोड़ा एक इमेज बनाने वाली बात है। इतना काइंड कोई ऐसा नहीं होता किसी की हत्या ही ना करे। वो वही इंसान है जो बाद में अपने ही एक चेले को छत से उल्टा फेंकवाता है। अगर आपने मूवी देखी है तो शायद आपको याद होगा, तो वो भी एक बार नहीं 2 या 3 बार फेंकवाता है। तो वो तो दिखाने वाली बातें होती है, जिससे कि आपको मूवी अच्छी लगे, आप फिर 200-250 रुपए वसूलो। अब खैर आते हैं मुद्दे की बात पे। रियल अथॉरिटी है बैरम खां के हाथ में। और अब होता क्या है कि 4 साल और बीत जाते हैं, यानी 1556 से 1560 तक का समय जो है वो बैरम खां का रहता है। समझ पा रहे हैं? यानी कहानी क्या है कि 1555 में जब मृत्यु हुई है, 56 तक तो हुआ है यहाँ पे रीगेन। 56 से 56 1556 से 1560 तक ये जो टाइम अपना है, ये बैरम खां का टाइम है। 1560 से 1562 तक ये जो टाइम है, ये टाइम है महामंगा का। अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे भी आप बोलो। महम अंगा भी बोला जाता है, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो, ठीक है जी। इसके बाद का जो समय है वो है अकबर बना का रियल प्लस टोटल कंट्रोल, ठीक है। और ये जो 1560 से 1562 वाला, इसी को हम पेटीकोट रूल के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम जानते हैं पर्दा शासन के नाम से। ये सब क्या होता है, कौन क्या है, सब बता दिया जाएगा, चिंता ना करें। अभी के लिए बस इस चीज को समझें। बाकी रूल ऑफिशियली यहीं से स्टार्ट होता है, कहीं पेपर में 1562 टिक करा हो तो ऐसा नहीं है। यानी किताबी ज्ञान कहता है, किताब कहती है कि भैया 1555 से एक बार जो है बादशाह, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सब चीज समझ गए? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। रीजेंट हम कह सकते हैं। चलो यहाँ तक आप समझ गए, थोड़ा सा आगे चले। अब होता क्या है कि भले ही बैरम खान जो है बड़ा वफादार है। अब देखिए यहाँ पर भी कई कहानियां बनती हैं। शायद आपने देखा होगा, एक मूवी है जिसमें वो कहता है अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। ऋतिक रोशन बड़ा हो जाता है और कहता है हम चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं हज के लिए, ऐसा कुछ कहता है ना। तो अब कई जगह कहा जाता है कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। एक्चुअल में बैरम खान पूरे तरीके खिलाफ हो गया था अकबर के, और इनके आपस में युद्ध हुआ था, है ना। इनका आपस में युद्ध हुआ था। तो मैं आपको वो बताता हूँ जो किताबें कहती है, बिकॉज पेपर हमसे वो सब पूछेगा। अकबर का शासन 1556 से स्टार्ट हो जाएगा। रूपा ये तो सिर्फ डिटेल समझाई है मैंने आपको, ठीक है। डिटेल समझाई है, 1556 से अकबर का शासन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 1560 में बैरम खां की अथॉरिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो कहता है कि मैं अकबर की बात मानूंगा ही नहीं। बैरम खां को लोगों ने भड़का दिया कि भाई ऐसे ऐसे, जब तू उसे एक गद्दी पर बैठा सकता है तो तू अपने बच्चे को क्यों नहीं बैठा सकता? भाई ऋतिक रोशन को बैठा दिया तो तू खुद क्यों अपने बच्चे को क्यों नहीं बैठाता? क्यों? उसके पास एक अंगूठा फालतू है इसलिए? ये तो कोई खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हो। तो उसने कहा बात तो सही है। तो इसने अपना दिमाग लगाया यहाँ पर, और इसने सोचा कि मैं जो है रियल अथॉरिटी लेने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली अकबर तब तक बड़ा हो चुका था, क्योंकि देखिए 1555 से 1560 तक 5 साल और हो चुके हैं, तो 18 साल का हो चुका है। अब उसके पास अपना दिमाग पूरा है। तो फाइनली क्या है, एक बैटल होती है जिसमें अकबर जो है और बैरम खान जो है आमने सामने होते हैं, जिसमें अकबर जो है बैरम खान को हरा देता है। डिफीटेड बैरम खान, बट डिड नॉट किल। समझ गए क्यों? वही समझ गए ना, अच्छी अच्छी बातें कि मतलब तुम मेरे अपने टाइप हो, मैं तुम्हें हरा देता हूँ बट तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, सो एंड सो। अभी जो बैटल है, इससे पहले आप पूछो, अपनी कोमल उंगलियों को तकलीफ दो, मैं खुद ही लिख देता हूँ। बैटल ऑफ तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा का युद्ध है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें 1560 में अकबर बैरम खान को हरा देता है, बट मारता नहीं है। कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ हज पे, और जिंदगी में मुझे वापसी कभी मत मिलना। क्या मैं उम्मीद करूँ ये बात आप समझ गए? अब प्रॉब्लम ये है कि कलम चलाने की उम्र में जब तलवार चलाओगे तो कलम कब चलाओगे? यानी प्रॉब्लम ये होगी कि अकबर का दिमाग बहुत है, तजुर्बा बहुत है, बट कलम चलाना नहीं आता। यानी अकबर क्योंकि युद्ध करके बड़ा हुआ है, तो इसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन लिटरेसी नहीं है, लिटरेट नहीं है, और ही वॉज एन इलिटरेट। ये आपको पता होना चाहिए। अकबर वॉज इलिटरेट।
ये पढ़ा लिखा नहीं था। अब आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है, सर ये 12-13 साल की उम्र तक इसने क्या करा? हम तो जो है 5 साल के बच्चे को सब सिखा देते हैं। देखिए ये इसका पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? अकबर वाज़ इलिटरेट, ठीक है? अब ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसे बहुत सारे ऐसे राजनैतिक फैसले थे जो ले लेता था, बट फिर भी इसे वो किताबी ज्ञान की थोड़ी-सी कमी थी। तो यहाँ पर ये होता है कि इसकी दाई माँ हुआ करती थी, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया महामंगा, या फिर अलग-अलग नामों से आप जान सकते हैं। इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और फाइनली 2 साल के बाद क्योंकि महामंगा का कंट्रोल भी धीरे-धीरे इन्हें समझ आ गया भी मेरे खिलाफ जा रहा है, तो इन्होंने 2 साल के बाद जो है फाइनली अपना कंट्रोल जो है शुरू कर दिया था। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी पर्दा शासन क्यों कहा गया है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है, थोड़ा समझने की आप कोशिश करना। यहाँ पर कोई इंसान पीछे बैठा है कुर्सी लेके और अलग ही गेम चल रहा है, यहाँ पर सारे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कह रहा है कि ए ऑप्शन सही है ना? तो यहाँ पर क्या है कि भले ये बैठ के अपना सारे काम कर रहा है, बट करा तो कोई और रहा है। इस तरीके की मीटिंग आप इमेजिन करो। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं? भले ही देखो यार मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ हँसी मजाक में, लेकिन बहुत काम की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। यानी कह रहा है ऑप्शन नंबर ए सही है, बी स्किप कर दो, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ से पीछे से महामंगा जो है वो आवाज़ें लगा के बता रही है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए इसे पर्दा शासन कहा जाता है कि बैठा तो कोई और है, लेकिन पावर किसी और के हाथ में। ठीक है जी, आगे चले। चलो, अकबर वाज़ इलिटरेट एज़ आई टोल्ड यू। 1561 आता है, तब तक अकबर अपने दम पे कुछ करने की कोशिश करता है। ध्यान से समझते हैं। 1561 जो है इसमें जो है अकबर अपने दम पे कुछ करने लगता है और फाइनली अटैक करता है किस पे? राजस्थान पे। राजस्थान पर आक्रमण। अब राजस्थान अपने आप में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान आज राजस्थान है ना, पहले तो अलग-अलग इलाके हुआ करते थे। यानी इसने अटैक करा किस पे? एक-एक करके इसने कई लोगों पे अटैक करा। सबसे पहले इसने मालवा पे अटैक करा। अटैक्ड मालवा। ठीक है जी। मालवा के जो रूलर हुआ करते थे वो थे बाज बहादुर। जीत गए, मारा नहीं, वही स्ट्रेटजी आप समझ चुके हैं। उसके बाद इन्होंने अटैक करा आमेर पे। अटैक्ड आमेर। समझ पा रहे? रूलर जो है वो हुआ करते थे भारमल। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? यानी ऐसे एक एक करके जो है इन्होंने अलग अलग इलाकों पे अटैक करा। कहीं पर मैंने किल नहीं लिखा, डिफीटेड वर्ड नहीं लिखा, बिकॉज ये ऑप्शन देते थे कि या तो देखो मर जाओ या फिर मेरे अधीन हो जाओ। अधीन होने का मतलब है कि मेरे छत्र छाया में काम करो। ऑब्वियसली कोई मरना थोड़ी पसंद करेगा। कम से कम एक होप बचती है कि हाँ भाई क्या पता कल को आजाद हो जाए। यानी ये जितने भी हैं इन सभी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम काम करेंगे, लेकिन आपके कंट्रोल में आके हम काम करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा मूड आपका खराब हो सकता है। ठीक है जी। मैं जानता हूँ आपका मूड खराब होगा, लेकिन मैं फिर भी आपका मूड खराब करने को पूरे तरीके तैयार हूँ। देखिए बात कुछ ऐसी है कि माना जाता है कि जो राजा भारमल है, इन्होंने अधीनता एक्सेप्ट कर ली थी और अपनी बेटी की जो शादी है वो करती थी अकबर से। आपने मूवी देखी होगी है ना, कहने को कोई अब गाना वाना तो आपको क्या सुनाऊं, आराम से सुन लेना बाद में। मतलब बहुत सारे गाने हैं है ना। अब इन्होंने जो है इनकी बेटी से शादी कर ली थी। ठीक है जी। कहने को जश्न बहारा है वाला गाना गा रहा था उसमें। तो भारमल जो है इनकी बेटी हुआ करती थी। भारमल मैरिड राजा भारमल, लिख देता हूँ भैया कोई दिल भी लगा लेगा। हिज डॉटर हरखाबाई टू। ध्यान से बात को समझो। ठीक है। हरकाबाई से शादी हो जाती है। समझ नहीं आया चिंता मत करो, अभी समझ आएगा कि जीवन कितना बुरा है। राजा भारमल ने अधीनता एक्सेप्ट कर ली और अपनी बेटी की शादी कर दी अकबर से। समझ गए? अब राजा भारमल जो है हिंदू हुआ करते थे। आपने शायद मूवी देखी होगी, तो मूवी में जो ऐश्वर्या राय का रोल है वो एक तरीके से इनकी बेटी का रोल है। और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यही हरकाबाई जो है आगे जाके किस नाम से जानी गई? यही आगे जाके जाने गई किस नाम से? ये जानी गई मरियम उस जमानी के नाम से। ना 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 ना, ये स्टार प्लस नहीं हूं और मैं एकता कपूर नहीं हूं, तो वो बताऊंगा जो सत्य है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि माना जाता है इतिहास के पन्नों में कि जोधा बाई जैसी कोई पर्सनालिटी थी ही नहीं। कोई बात नहीं, सांस ले लो, धीरे धीरे बात को पहुंचाता हूं। अगर आपने मूवी देखी है तो उसकी शुरुआती जो सीन है उसमें कहा गया है स्पेसिफिकली कि ये जो कहानी है ये काल्पनिक है। इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है सत्य है, हो सकता है नहीं है। ठीक है जी। तो स्टार्टिंग में बताया गया है कि जोधाबाई जैसा कौन है नहीं पता। कुछ किताबें कहती हैं कि उनका नाम जोधाबाई था, कुछ किताबें कहती हैं उनका नाम हरकाबाई था। ये कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि हरकाबाई ही जोधाबाई है। क्या इस बात को आप समझ पाए? इनफैक्ट कुछ किताबें तो यहाँ तक कहती हैं कि जोधाबाई जो है वो जहांगीर की बीवी हुआ करती थी। यानी ये जोधाबाई वो जोधाबाई है ही नहीं जो कि मूवी में हमें दिखाई गई। यही है जीवन, क्या कर सकते हैं। यानी जो जोधाबाई मूवी में दिखाई गई है, दिस पर्सनैलिटी मे नॉट बी रियल। समझ गए क्या कहानी है?
अब मूवी में बहुत कुछ अलग-अलग चीज़ें दिखाई है, मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि हरखा बाई जो है, ये नहीं समझ आया। देखो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन खाली कर दो, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, ठीक है? जोधा बाई जो है, वो हरका बाई है या नहीं है? नहीं पता, ठीक है जी? क्या इस बात को आप समझ पाए? मतलब हरका बाई कौन है, जोधा बाई कौन है, मरियम उज़ ज़मानी कौन है? इनके बीच में आपस में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। मरियम उज़ ज़मानी और हरका बाई के बीच में कनेक्शन, ठीक है जी? यहाँ तक आप बात समझ पाए? यहाँ पर मैं आपको पूरे 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जिससे आप अपनी सांसें जो है वापसी लें और उसके बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगा। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, पानी भी रखा नहीं है मेरे पास। आप सेशन में बन रहे हैं, 2 मिनट के अंदर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। टेक अ ब्रेक, थोड़ा दिमाग शांत करें एंड हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? प्लीज़ आप सेशन में बन रहे हैं। एक बार कन्फर्म करेंगे? चलो जी, कहानी को आगे लेके चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए। चलो, 1561 में मैंने आपको कुछ बातें बताई जो अभी जोधाबाई वाली कहानी थी वो भी हमने समझी। बाकी देखिए ये रहस्य है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। कई सारी चीज़ें जो हैं कहने की हैं, बस हम इसे सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अपने लिए जो मुद्दे की बातें हैं उसे हम समझते हैं। देखिए 1562 तक आते-आते पूरे तरीके कंट्रोल आ गया था अकबर का। 5-6 साल जो है जब तक अकबर छोटा हुआ करता तब तक इसने दूसरों के इन्फ्लुएंस में काम करा और आगे जाके जो है इसने अपने दम पे अपना साम्राज्य बनाना शुरू करा। बहुत सारे फैसले लिए इसने। सबसे पहला फैसला जो इसका था वो था एबॉलिश्ड स्लेवरी। स्लेवरी जो है, दास प्रथा जो है इसने पूरे तरीके खत्म करी। दोबारा लिखता हूँ, 1562 में ही एबॉलिश्ड स्लेवरी। जो दास प्रथा होती है इसने खत्म 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 कर दी। दोबारा लिखते हैं, ठीक है जी? क्या यहाँ तक आप बात समझ गए? कोई बता सकते हैं मिस्टर ग्रीन को हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? जब तक मैं तो बाकी डेटा लिखता हूँ। 1562 में स्लेवरी इसने एबॉलिश करी। इसके बाद बात करते हैं 1563 की। 1563 में ही एबॉलिश्ड सती सिस्टम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ग्रीन आपका आंसर आपको मिल गया होगा। सती सिस्टम इसने बंद करा और 1564 में इसने क्या करा, जजिया पर रोक लगाई। ये तो मूवी में भी दिखाया गया जजिया वाला जो किस्सा है, जजिया हो गया और पिलग्रिमेज टैक्स हो गया, इसने इसे बंद करा था। शायद आपको याद होगा एक सीन है जब ये अपने किसी मंत्री के साथ बाजार में जाता है मुंह पे कपड़ा डाल के और वहां पर बात चल रही होती है इस बारे में और वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर ऐसा भी कोई टैक्स लिया जाता है, तो वो कहता है कि अरे तुम कहीं बाहर से आए हो क्या? तो इसे पता लगता है कि जजिया वसूला जाता है लोगों से और पिलग्रिम्स पे जाने का यानी अपने ही भगवानों से मिलने का टैक्स लिया जाता है कि मान लेते हैं कि मुझे वैष्णो देवी जाना है तो मुझे उसके लिए टैक्स देना होगा। तो ये चीज़ों को ये पसंद नहीं करता था, मानता था सभी धर्म जो है बराबर हैं, तो इसने पिलग्रिमेज टैक्स को बंद करा 1564 में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ गए। माना जाता है अब जो है इसे एक टाइटल मिला था जनता के द्वारा, वो था अकबर का। मूवी में भी आपने देखा होगा जब एक गाना सा आता है ना, वो कईयों की शादी में भी बजता है, जब दूल्हा आता है तो वही सेम गाना बजा देते हैं वो उसे एक दिन के लिए खुश करने के लिए, है ना? अगर आप मूवी देखोगे तो समझ जाओगे कौन सा गाना है। देख, हाँ, अजीम करके कोई गाना है। तो अब फाइनली जो ये जलाल हैं ये बन गए हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है? अकबर टाइटल इन्हें जनता के द्वारा दिया गया था, या फिर समझ गए ना क्या कहानी है मुद्दे की बात कि खुद लिया या दिया सब एक ही बातें हैं, बाकी तो आप समझ चुके हैं, ठीक है जी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आप समझ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। एक वो वरमाला के समय वो घंटियां ऐसी बजने लगती है, कुछ चीजें तो बड़ी ऐसी हैं जो मतलब हो ही गई हैं, वो ना बजे तो ऐसा लगता है यार कुछ कमी रह गई, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए हैं दोस्तों, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ और। अब ये, क्योंकि ये भी किसी सूफी संत को माना करते थे हुमायूं के तरीके, तो ये किसे माना करते थे? एक इंसान हुआ करते थे सलीम चिश्ती। ये आपको पता होना चाहिए। शेख अकबर was a follower of सलीम चिश्ती। क्या इस बात को आप समझ गए? शेख सलीम चिश्ती जो है ये रहा करते थे फतेहपुर सीकरी में। उनकी जो दरगाह है वो है फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर इनसे मिलने जाया करते थे क्योंकि इनके एक तरीके से गुरु हुआ करते थे, है ना? तो ये काफी समय तक इनकी कुटिया में भी रहे और वहीं पर जो है अकबर का बेटा जो है वो जन्मा, यानी अकबर का जो बेटा है उसका जन्म हुआ था इनकी ही कुटिया में। समझ गए क्या कहानी है? तो इन्हीं के सम्मान में अकबर नेम्ड हिज सन सलीम। सबसे उद्दंड बालक लगता है मुझे, क्योंकि ये सलीम ही है जो कि कहानी को खराब करेंगे और आगे जाके फिर इनके बच्चे पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है वो सब बिगड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है? अकबर ने अपने बच्चे का नाम रखा सलीम, अपने ही गुरु के नाम पर, और ये सलीम वही है जो आगे जाके जहांगीर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ छोटी सी कहानी आप समझ गए। आगे चलते हैं जी। कहानी आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिशंस की मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर। 1562 में
ये बात हमने करी ली 1562 की। 1572 में अकबर गए गुजरात। जनता ने दिया था, उधर से माना जाता है जनता ने दिया था, किसी इंसान ने नहीं दिया था। स्लाइड देख लो फटाफट। क्या ये इतिहास स्कूल के पढ़ाए हुए इतिहास से अलग महसूस होता है आप लोगों को? मैं चाहता हूं कि स्कूल के टीचर्स ऐसे पढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं बुरा पढ़ाता हूं, बट जिस इंटेंसिटी से मैं पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि स्कूल के टीचर्स बच्चों पे उतनी मेहनत करें। बिकॉज अगर वो मेहनत कर लेंगे तो उन्हें बड़े होकर कहीं कोचिंग नहीं लेनी होगी। वो 10वीं के ठीक बाद 12वीं के ठीक बाद पेपर निकाल ले जाएंगे, आगे जाके उनका यूपीएससी स्टेट लेवल बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये वही चीजें हैं जो स्कूल में हो जानी चाहिए थी, जो हम इस समय यहाँ पे कर रहे हैं। मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा, मैं सिंपली वो कर रहा हूँ जो कि सबको करना चाहिए। आप भी कल को किसी को पढ़ाएं तो प्लीज पैसे के लिए ना पढ़ाएं, क्योंकि आप पैसे के लिए पढ़ाएंगे तो उसका जीवन खराब कर देंगे। आप पैसे के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ाएं। देखिए, डॉक्टर बनना, आर्मी में जाना और पढ़ाना, ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी वाले काम होते हैं ना। तो इन्हें तभी करें जब आप जिम्मेदार इंसान हैं। आप सिर्फ सोचिए कि मैं काम कर लेता हूँ, साइड बिजनेस कर लेता हूँ 5-10 हजार रुपए का, तो ना करें। आपके 5-10 हजार रुपए के पीछे उसका जीवन खराब हो सकता है। ऐसा काम ना करें। तभी पढ़ाएं जब आप सच में पढ़ाना चाहते हैं। चलो, और कभी भी किसी को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने में दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्लास के बच्चे को, तो मुझसे डिस्कस करें। मैं अपना जो बेस्ट है आपको देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप अपना बेस्ट उस आगे बच्चे को दे पाए। ठीक है, मतलब मेक श्योर करें अगर आप उसे 1 मिनट भी दे रहे हैं पढ़ाने का तो अच्छे से दें। टाइम पास ना करें उसके साथ बैठ के कि चल बेटा 4 क्वेश्चन सॉल्व करके, नहीं, ऐसा काम मत करो। उसका जीवन मत खराब करो। वो बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हुआ। 1572 जो है उसमें अकबर जो है गुजरात मिशन पे जाते हैं और यहाँ पर गुजरात को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। अब गुजरात अपने कंट्रोल में आ गए तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, क्योंकि गुजरात कंट्रोल में आने का मतलब है कि समुद्री रास्ता अब अपने पास हो गया है ना। यानी जो सी है, अरेबियन सी तक कंट्रोल अपना हो गया, जो बहुत बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं पर माना जाता है पहली बार इन्होंने समुद्र देखा था अपने जीवन में, और यहीं पे पहली बार पुर्तगालियों से मिले थे, समझ गए। और गुजरात मिशन की जीत पर ही ये जो है, इससे अगले ही साल 1573 में बनवाते हैं बुलंद दरवाजा, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। मतलब इतने बड़े होने के बाद इन्होंने समुद्र देखा। मैं 1 साल का था तब मैं बॉम्बे घुमाया था। अब बेचारे अकबर क्या कहें, बस में क्या बताएं। चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे याद भी नहीं है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद में मुंबई कम से कम 8 से 10 बार जा चुका हूँ। हर बार मैं जाता हूँ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से अपना जहाँ काम मुझे होता है वहां जाता हूँ, वहां से वापसी आ जाता हूँ। मैं जीवन में घूमा हूंगा तो मैं तभी घूमूंगा जब मैं 1 या 2 साल का था, और लिटरली मुझे याद नहीं, बस घर वाले बताते हैं कि मैं गया था। बस विश्वास करना पड़ता, क्या पता गया भी था नहीं गया था। 1572 में गुजरात मिशन पे अकबर गए, गुजरात मिशन को जीता, और फाइनली 1573 में बुलंद दरवाजा बनवा फतेहपुर सीकरी में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या इस बात को समझ पाए? क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? चलो आगे चलते हैं। अब फतेहपुर सीकरी में इन्होंने और भी बहुत कुछ बनवाया, जैसे कि इबादत खाना। पेपर का सवाल है, इबादत खाना पेपर का सवाल है जी, ध्यान रखिए। ठीक है जी, ये डेट्स कैसे याद होंगी, मैं याद कराऊंगा शायद। ठीक है, फतेहपुर सीकरी तो बेटा एक जगह है ना पूरी, वो तो एक प्लेस है, वहां पर बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया। पंचमहल, ये सब पेपर के सवाल है मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज इन्हें अच्छे से नोट कर लेना, नहला धुला के साफ सुथरे तरीके। ये सब पेपर के सवाल है। मरियम महल और टूम ऑफ सलीम चिश्ती, सब अकबर ने बनवाए। फतेहपुर सीकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ से सवाल बन चुका है, यहाँ से 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 बन चुका है। 5 सवाल पेपर बना चुका है। सबसे कॉमन सवाल बुलंद दरवाजा, रैंक कमा के नहीं देगा, सबको पता होता है जी हाँ, हैप्पी। और लेकिन पंचमहल, मरियम महल वाले सवाल रैंक कमा के देते हैं। अच्छा, किसी को फतेहपुर सीकरी इमेजिन करने में दिक्कत होती है तो इमेजिन आगरा। समझ गए कि जैसे मुझे नोएडा इमेजिन करने में दिक्कत है तो मैं दिल्ली इमेजिन कर लेता हूँ। समझने के लिए बता रहा हूँ, बस दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट यू नो जस्ट टू गेट अ पर्सपेक्टिव हम आगरा इमेजिन कर सकते हैं। बाकी गूगल पे फतेहपुर सीकरी लिखना, लोकेशन देखना, 5 मिनट काम करना, मजा आ जाएगा। आप गए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए श्वेता, इसके आसपास बनी है, 1570s में बनी, आप ऐसा नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साल में सब काम नहीं हो पाते। देखिए जैसे बुलंद दरवाजा बने तो क्या आपको लगता है 1 साल में बन जाएगा? 1 साल में तो हमारे घर भी नहीं बन पाते, घर बनने में 1-1.5-2 साल लग जाते हैं। तो ये तो सिर्फ पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए होता है कि चलो 1573 में निर्माण करा। जैसे नोएडा एयरपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, तो कब शुरू हुआ है नोएडा एयरपोर्ट? 2021 में। अभी आपने कल परसों न्यूज में सुना होगा, अखबारों में भी उसकी कटिंग आ चुकी है। तो क्या वो 2021 में पूरा हो जाएगा? चांसेस तो कितने हैं? 0% है 2021 में पूरा हो जाए। अब जब होगा होगा, लेकिन शुरुआत कहेंगे जी 2021 में होगी, तो इस तरीके से थोड़ा सा चलता है। बड़ा कॉन्फिडेंट है आपको, कॉन्फिडेंस है आपको तो अपने देश पे। नहीं होगा पूरा, चलो कोई बात, जब होगा होगा, बढ़िया से। हम तो चाहते हैं जी बस बढ़िया से हो पूरा,
हमारे लिए भी थोड़ा आराम रहे, हमें स्पेसिफिकली जो आईडीआई ना जाना पड़े। चलो, यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद ये भी आप ध्यान रखना, कुछ और चीज़ें जो इन्होंने बनवाई है, बड़े ध्यान से आप समझना। अकबर ने बनवाया, ऐसे लिखो, अकबर ने बनवाया लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट। अब ये जहाँ जगह का नाम है वहीं पे है, तो इसमें ये मत पूछना कहाँ पर है, लिखा ही हुआ आपके सामने, ठीक है जी। सर आप नोएडा रहते हो, पता चल गया। अरे क्या बात है यार, मजा आ गया, तुम्हें निकले सबसे समझदार। अकबर ने बनवाया लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और आगरा फोर्ट। चले आगे। बेटा जिस घाट का तुम पानी पी के बड़े हुए हो ना, वो घाट मेरे ही नाम पे है। अकबर ने बनवाया लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, आगरा फोर्ट, ठीक है जी। ये तीनों ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली जो जगह है मैं उसके नाम आपके सामने लिख चुका हूँ। आगे चलते हैं, चलें आगे। चलो, अच्छा कोई दिल पे ना लगाया करें जी, ये सब हंसी मजाक थोड़े से क्लासेस में चलते हैं, जिससे कि आपका मूड जो है फ्रेश रहे, है ना। तो डोंट टेक इट पर्सनली, नेवर एवर। चलो, अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ लिखवाता हूँ, मजा आ जाएगा इसे नोट करके। पेपर यहाँ से सवाल पूछता है, पेपर कहता है हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। सीजर 18 का सवाल है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएएस, सब जगह सवाल पूछा जाता है घुमा फिरा के। डेप्थ अलग अलग होती है, मैं एसएससी लेवल पढ़ाऊंगा, और आप चाहो तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेना। हु स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम, इसका आंसर होता है सीधी सीधी बात है जी, अकबर ने स्टार्ट करा। बट छोटा सा फर्क था इसमें और इक्तेदारी सिस्टम में। फर्क क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इक्तेदारी सिस्टम मेनली डील करता था रेवेन्यू में, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, इस क्लास में तो नहीं, अगली क्लास में देखते हैं। इक्तेदारी सिस्टम जो है मेनली डील करता था, इक्तेदारी सिस्टम डील करता था मेनली रेवेन्यू में। याद है ना कि मैंने आपको कहा, जाओ ये इलाका तुम्हारा हुआ, मुझे यहाँ से पैसा कमा के दो, एज सिंपल एज दैट। लेकिन जो मनसबदारी सिस्टम है, सिस्टम जो है ये डील करता था रेवेन्यू प्लस सिक्योरिटी में। यानी इसमें सिक्योरिटी भी बादशाह की तरफ से होती थी। यही दिमाग यूज करा था अंग्रेजों ने। याद है आपको, अंग्रेजों ने क्या करा था, सबसे पहले सेना को कंट्रोल में लेते थे और कहते थे सेना का साइज लिमिटेड होगा, ऐसा वैसा, जिससे हमें खतरा ना हो। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि मैं आपको कहूंगा कि जाओ बेटा एक काम करो, ये मनसब तुम्हारा हुआ, ये मनसब तुम्हें मैं देता हूँ 25,000 का मनसब। 25,000 के मनसब का मतलब है कि मान लेते हैं मैंने तुम्हें दे दिया आगरा 25,000 का मनसब। इसका मतलब ये है कि आगरा नामक जगह दे दी और 25,000 सेना की टुकड़ी दे दी अपने पास से, जाओ राज करो और मुझे यहाँ से पैसा कमा के दो। इसमें फायदा ये हुआ कि जो सेना है वो किसकी है, सेना मेरी है। अगर सेना मेरी है तो आप मुझसे दगाबाजी कर ही नहीं सकते, यही सेना आपको मार गिराएगी। समझ गए क्या लॉजिक है, कंफर्म करें। और ये अकबर का भी अपना इन्वेंशन नहीं था, जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजों ने इनसे उठाया, इनका भी अपना नहीं था। ये था चंगेज खान का दिमाग। याद है वो चंगेज खान, वही वाला इल्तुतमिश वाला, ये उसके जमाने से मंगोलिया में चलता आ रहा था और वहां से कॉन्सेप्ट जो है भारत पहुंचा और भी कई जगह पहुंचा होगा। और आज भी आप देखते हो तो सेना को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज सेना अगर आपके कंट्रोल में है तो देश आपके कंट्रोल में है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? पक्की बात, ठीक है। इसे थोड़ा सा और हम डेप्थ में लेके चलेंगे आने वाले सेशन में। अभी के लिए आप मुझे बताएं कि आप चीजों को सीख पा रहे हैं, ईमानदारी से बताएं। यहाँ पर मैं सेशन आपका रोकता हूँ। आने वाले सेशन में ताबड़तोड़ युद्ध से शुरुआत करेंगे, जो कि महाराणा प्रताप जी के साथ होगा, अकबर का बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आने वाली क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेट्स याद कराना रक्षा मेरा काम है। याद नहीं हो रही, नोट तो कर रहे हो, बस ये कंफर्म करो, आर यू नोटिंग डाउन द डेट्स? अगर आप नोट कर रहे हैं, बाकी काम मेरा, आप बस नोट कर लो, मेरे कहने से याद मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। और बताओ, ज्यादा होगा तो एक सेशन लगा दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट्स याद करा दूंगा। और बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है सिलेबस खत्म करने की, मुझे कोई घड़ी देख के नहीं पढ़ाना है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ आराम आराम से बढ़िया से। कहोगे तो आखिरी सेशन इसी का लगा देंगे कि पूरे सेशन में मैं आपको पहले से लेकर आखिरी डेट तक सब याद करा दूंगा। और बताओ, चिंता मत करो, बस पढ़ते चलो अपनी तरफ से, ठीक है जी। आने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, अच्छे से अपनी तैयारी करें। अब मैं आप सभी के डाउट्स की तरफ अपना रुख कर रहा हूँ। जाने से पहले ये जरूर बताएं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? सब चीजें आप समझ पा रहे हैं ना? क्लास यहाँ पे कंक्लूड हो चुकी है, जो जाना चाहे जा सकता है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मैं आपके डाउट्स देख रहा हूँ, जो जाना चाहे जा सकता है। थैंक यू सो मच, ठीक है। ख्याल रखें।